हम सब म्यूट कर देते हैं। हम हाँ म्यूट करते हैं हम सब म्यूट करिए, म्यूट करिए। जी जी धन्यवाद। और सनी सर शुरू करते हैं हम लोग अब यहाँ से। मैं एक मिनट व्यंग्य धारा सारे लोग आ गए हैं जितने भी हैं। हाँ ठीक है। तो मित्रों नमस्कार। पहले तो आप लोग ये बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। धन्यवाद। तो मित्रों नमस्कार। व्यंग्य धारा की इस व्यंग्य विमर्श संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस बार हम एक नई संकल्पना के साथ इकट्ठे हुए हैं और उस संकल्पना में हमने ये तय किया है, हमारी समिति ने तय किया है कि हम लोग एक विशेष रचनाकार जो कि रचनाओं के बल पर विशेष है, ऐसे किसी भी एक रचनाकार की 5 रचनाओं को चुनकर और उन 5 रचनाओं पर हम लोग एक-एक रचना पर एक-एक वक्ता को असाइन करेंगे, उनको बताएंगे, तो वो फिर तैयारी करके और उस एक रचना को केंद्र में रख करके बात करें ताकि हम सब लोग रचना केंद्रित विमर्श करें। विमर्श का 2 रूप हम लोग लेकर चल रहे हैं। एक विषय वस्तु केंद्रित, विषय केंद्रित विमर्श जो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने विषय आधारित विमर्श किए हैं। ये पहली शुरुआत हमने रचना केंद्रित विमर्श के द्वारा की है और रचना केंद्रित विमर्श में हमने कोशिश की है कि हम बिल्कुल हरिशंकर परसाई की रचनाओं से आरंभ करें और हमने 5 जो रचनाएं चुनी हैं। आवारा भीड़ के खतरे, मधु जी नमस्कार। आवारा भीड़ के खतरे, पहला सफेद बाल, पवित्रता का दौरा, कंधे श्रवण कुमार के और अकाल उत्सव, इन 5 रचनाओं का चयन हम लोगों ने किया है। परसाई की रचनाओं को चुनने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि बहुत बेहतरीन रचनाएं उनके पास हैं। फिर भी हमने कोशिश की है कि 5 के परिधि को ध्यान में रखें और 5 रचनाओं के साथ-साथ हमने प्रत्येक रचनाकार के रचना के लिए एक विशेष वक्ता को तैयार किया है। और मैं अकाल उत्सव से शुरू करूं तो अकाल उत्सव के लिए हमारे अनूप मणि जी को बताया गया है। अनूप मणि जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, किसी व्यस्ततावश थोड़ी देर से जुड़ेंगे। और कंधे श्रवण कुमार के को मैं उस पर बात करूंगा। पवित्रता का दौरा के लिए आदरणीय रमेश सैनी जी बात करेंगे और पहला सफेद बाल के लिए अनूप शुक्ल जी करेंगे और आवारा भीड़ के खतरे रचना पर शशिकांत सिंह शशि जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये 5 रचनाओं पर हम 5 लोग बात करेंगे और मैं इसका थोड़ा-सा खाका स्पष्ट कर दूं कि इस रचना विमर्श में, इस रचना के बारे में बात करते हुए हम सभी वक्ता अपने वक्तव्य को 10 मिनट की अवधि में पूरी करने की कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे। तो 5 वक्ता हैं, 10-10 मिनट हम लोग लेंगे, तो 50 और बहुत अधिक हुआ तो 55-60 मिनट का हमारा ये टोटल वक्तव्य होगा। और आधा घंटा हम लोग जो बाद में पूरक प्रश्न आएंगे, आप साथियों में से या जो भी वक्ता भी हैं, वो भी अगर चाहेंगे तो चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों को भी हम लोग आगे इंक्लूड करें, उनको लेकर के और उस पर भी कुछ बात रखी जा सके। इसके अलावा अगर हमारे पास समय हुआ तो हम अगर कोई भी साथी अगर अपनी कोई बात रखना चाहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि 2 मिनट या अधिक से अधिक 3 मिनट उनको दिया जाए, जैसा समय रहेगा, क्योंकि 1.5 घंटे का हमारा कार्यक्रम होता है। तो 1.5 घंटे में जो अगर समय रहा तो हम 2-3 मिनट आप प्रतिभागियों को भी, जो और साथी रहेंगे, उनको भी देने की कोशिश करेंगे। नहीं रहा तो आपके प्रश्न हम जरूर लेने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि इस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करें। और हम सब इस विमर्श का मूल उद्देश्य व्यंग्य को आज के संदर्भ में समझना और व्यंग्य की दिशा क्या हो, इसको केंद्र में रख करके हम लोग हैं। आइए हम भी इस नूतन संकल्पना के प्रयोग में सहभागी बने और मैं इस पूरी परिकल्पना के साथ आज के जो इस विमर्श में जो पहले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे साथी भाई शशिकांत सिंह शशि जी, और उनको रचना दी गई है आवारा भीड़ के खतरे।
तो शशिकांत सिंह शशि जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आवारा भीड़ के खतरे रचना पर अपनी बात रखें। आदरणीय शशिकांत सिंह जी, स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। खासकर व्यंग धारा का आभार और परछाई पर चर्चा करने के लिए केंद्र में रख करके उनको समझने के लिए मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बीता जब ये चर्चा हो रही थी कि परछाई अप्रासंगिक हो गए हैं, परछाई से आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर से व्यंग परछाई पर चर्चा की मांग कर रहा है या समय की मांग है। तो मुझे जो विषय दिया गया, जो शीर्षक है आवारा भीड़ के खतरे, दोस्तों 3 बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा, प्रयास करूंगा करने का। एक है व्यंग का जो विचार पक्ष है, दूसरा कला पक्ष है, और तीसरा वर्तमान समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है। जैसा तिवारी जी ने कहा कि व्यंग की आत्मा यही है कि हम उसको विमर्श को वहां ला करके जोड़ें। सबसे पहले हम बात करें इसका जो विचार पक्ष है। चूंकि व्यंग एक विजन है, व्यंग एक दृष्टि है, तो हमें उस पर देखना पड़ेगा कि आवारा भीड़ के खतरे में परछाई क्या कहना चाहते हैं। 1991 के आसपास की शायद ये रचना है। सबसे पहले हम शीर्षक को देखें। शीर्षक हर व्यंग के पूरे दर्शन का निचोड़ होता है। हालांकि कुछ ये भी मानते हैं हमारे अग्रज की शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके पाठक वैसे ही टूटे जैसे गुड़ पर मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। तो अपनी सोच है, लेकिन मुझे जो लगता है कि आवारा भीड़ के खतरे में पूरा दर्शन का निचोड़ दिया है परछाई ने। देखिए, इसमें एक चिंता भी है, चिंतन भी है और चेतावनी भी है। यह शीर्षक अपने आप में तीनों चीजों की ओर इंगित करता है। चिंता किस बात की है लेखक को कि एक भीड़ युवकों की हताश, निराश, अवसाद से ग्रसित एक भीड़ खड़ी की जा रही है देश में, और यह भीड़ आवारा होगी। आवारा इसलिए होगी क्योंकि वो आपके बने बनाए नियमों से आगे चलेगी, प्रतिवाद करेगी, प्रति प्रश्न करेगी, आपके नंगई पर प्रश्न उठाएगी, आप उसको आवारा समझेंगे। तो ये जो भीड़ होगी इसके खतरे उठाने होंगे। खतरे किस प्रकार के हैं? देखिए, मैं यही वो बात आ जाती है जब हमें लगता है कि लेखक एक चिंतक होता है, वो आगे की दृष्टि रखता है। परछाई को खतरा किस चीज का है? उस समय जो आवारा भीड़ खड़ी हो रही है उनको खतरा है। देखिए, बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी है परछाई ने। व्यंग के अंत में 3 पंक्तियां उन्होंने दी हैं जो आज बिल्कुल सटीक सिद्ध हो रही है। जो खतरा परछाई को महसूस हो रहा था 1991 में, वो खतरा बिल्कुल साफ सड़कों पे आपके सामने खड़ा है। देखिए क्या कहते हैं, एक पंक्ति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। कहते हैं, यह हो सकता है कि अगर नकारात्मक दिशा हो गई भीड़ की, तो महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति या समूह इसका लाभ उठा सकते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति या समूह इस भीड़ का लाभ उठाएंगे, चेतावनी दे रहे हैं परछाई। दूसरा, धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने वाली भीड़ हो जाएगी। तीसरी पंक्ति है कि राष्ट्रीय मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए इस भीड़ का दुरुपयोग किया जा सकता है। कोई व्यंजना नहीं है, सीधा अविधा है। सीधा सीधा लेखक कहता है कि ये खतरे हैं। आप देखिए, खतरा सामने है आपके। किसी इखलाक को उसके घर से खींच करके भीड़ मार देती है इसलिए कि उसका खाना उस भीड़ को पसंद नहीं है। किसी सन्यासी को पीट पीट के मार दिया जाता है क्योंकि भीड़ को उस पर संदेह है। चुनाव होने से पहले ही, हर चुनाव से पहले जैसे ही भीड़ खड़ी होती है, हमले होने लगते हैं, क्योंकि ये नियंत्रित भीड़ है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
जो खतरा परछाई को दिख रहा है 1991 में, वो खतरा आपके सामने। इसलिए व्यंग्यकार एक चिंतक है, उसके एक विजन, एक दृष्टि होती है। वह मस्खरी करने के लिए, मनोरंजन कराने के लिए कलम लेकर के चौराहे पे नहीं आता है, डमरू नहीं बजाता। अब शीर्षक के बाद थोड़ा सा समय बहुत ही कम है परछाई पर बोलने के लिए, फिर भी मैं विचार पक्ष की कुछ बात करूंगा। कुछ देखिए, एक पंक्ति, सिर्फ पंक्तियों के सहारे आप, ये जो व्यंग है सीधा अभिधात्मक व्यंग है, और इसमें परछाई ने कुछ भी अलग से पर्दे के पीछे नहीं रखा, सीधे सीधे बात की। उनकी एक पंक्ति देखिए कि युवक युवतियों के सामने आस्था का संकट है। आस्था का संकट इस पूरे व्यंग के केंद्र में है कि जब आस्था का संकट होगा तो जो पीढ़ी होगी, जो अपने सामने अपने आदरणीयों की नंगाई देख रही होगी, वो हताश होगी, निराश होगी, अनियंत्रित हो सकती है, क्योंकि वो देख रही है उसकी आस्थाएं टूट रही हैं, विश्वास टूट रहा है। तो कहते हैं कि युवक युवतियों के सामने आस्था का संकट है, सब बड़े उनके सामने नंगे हैं। मूल्यों का संकट है, सब बड़े उनके सामने नंगे हैं। क्यों? इसका उत्तर परछाई अपने रचना में देते हैं कि सूचना के माध्यम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम बच्चे थे, इस व्यंग में कहते हैं कि हमको ये पता नहीं था, हमारे पास इक्का दुक्का अखबार थे, हमारे पास सूचना का कोई साधन नहीं था, तो हम अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की, अग्रजों की उस भ्रष्टाचार को, लिप्सा को, धूर्तता को, मक्कारी को हम नहीं समझ पाए। लेकिन आज की पीढ़ी के पास अखबार है, रेडियो है, दूरदर्शन है, वो समझ रही है और वो सारी सूचनाएं उसके पास हैं। तो वह पीढ़ी चुप न बैठने वाली पीढ़ी नहीं है, वो प्रश्न करेगी, प्रश्न करने वाली पीढ़ी है। इस परिस्थिति में उसको प्रश्न करना चाहिए, और जैसे ही प्रश्न करेगी, प्रतिवाद करेगी, अपनी कुंठा को निकालने का प्रयास करेगी, आप कहेंगे आवारा है। और ऐसे ही आवारा युवक युवतियों की जब भीड़ खड़ी हो जाएगी आपके सामने, जिसके सामने मूल्यों का संकट है, नैतिकता, आदर्शवाद, ये सारी किताबी चीजें किताबों में रह गई हैं, और भीड़ खोज रही है समाज में अपने उन चीजों को जो उनको सिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया एक जगह कहते हैं परछाई, कहते हैं कि यही नेता अपने हर भाषण, हर उपदेश में छात्रों से कहते हैं, युवकों तुम्हें देश का निर्माण करना है, ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि हमने नाश कर दिया है। तुम्हें चरित्रवान बनना है क्योंकि हम तो चरित्रहीन हैं। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, नैतिक चरित्र को ग्रहण करना है। अंडर ब्रैकेट है कि हमने शिक्षा और अशिक्षा से पैसा कमाना और अनैतिक होना सीखा है। अब देखिए साहब, हमारे जिन मित्रों को ये समस्या रहती है कि सत्ता पर प्रश्न क्यों, और सत्ता पर जैसे ही प्रश्न होता है वो समझते हैं कि शायद सरकार पर प्रश्न हो गया। देखिए, ये समाज के सबसे मजबूत सत्ता पर परछाई ने प्रश्न किया है, परिवार पर, गुरु पर। एक तरफ सीधा सीधा कहते हैं कि हमारे पिता हमारे सामने नंगे हो गए। अब देखिए, वो सत्ता है, बार बार हर विमर्श में यही बात उठ के आती है कि सबसे मजबूत जो सत्ता है उसके खिलाफ, उसके स्ट्रक्चर पर प्रहार है परछाई का। सुधार की बात नहीं है। परछाई इसी जगह, परछाई अन्य व्यंग्यकारों से अलग हो जाते हैं। आप लकीर खींच करके परछाई को छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो चीज है, परछाई ये नहीं कहते कि आप इसमें सुधार की गुंजाइश हो जाए, हमारे जो आदरणीय, हमारे श्रद्धेय हैं, इनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं। परछाई कहते हैं कि यह जो भीड़ है, ये सकारात्मक दिशा में हुई तो क्रांति करेगी, क्रांति से समाज में परिवर्तन होगा। आपको सीखना नहीं है, आपको इनसे, इनकी लिप्सा, इनके कुकर्म, इनके भ्रष्टाचार नहीं सीखने हैं, आपको अपना रास्ता बनाना है। और पूरी दुनिया का उदाहरण देते हैं वहां, परछाई ने पूरी दुनिया का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जो सुख सुविधा में डूबा हुआ यूरोप का जो युवक वर्ग है वो भी हताश है, कुंठित है, यहाँ अर्थ पक्ष ही नहीं है। जो हमारे मित्र दौड़ करके पहुंच जाते हैं कि परछाई तो वामपंथी है, परछाई का तो पूरा व्यंग्य जनपद जो है, उनको तो अब उनकी जरूरत नहीं रही। उनको ये देखना चाहिए कि परछाई यहाँ अर्थ पक्ष को रखते ही नहीं है। परछाई कहते हैं कि यूरोप में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पीढ़ी आई,
वह पीढ़ी जिसको लॉस्ट जनरेशन कहा गया, वो भी हताश है, निराश है। उसके पास पैसों की कमी नहीं है, वो अनदेखी अवहेलना का शिकार है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, उसको अपने सामने चारों तरफ फैला हुआ ये जो वितंडावाद है जो अर्थ का, वो उससे परेशान है। भारत में युवक परेशान है बेरोजगारी से, उनके सामने केवल बेरोजगारी ही नहीं है, सामाजिक पतन है, सब कुछ है, और उसके बीच में खड़ा युवक दो राह पर खड़ा है। पूरा व्यंग ये बताता है कि जो युवक है वो दो राह पर खड़ा है, इसके दोनों रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता वो है कि वो क्रांति करेगा, सामाजिक परिवर्तन करेगा। दूसरा रास्ता ये है कि वो उन्मादियों के हत्थे चढ़ेगा, उनके इशारों पर काम करेगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, नियंत्रित भीड़ होगी, वो पालतू भीड़ होगी, वो पालतू बना लिया जाएगा आवारा से। ये खतरे हैं। अब विचार पक्ष के बाद बहुत ही छोटा समय है, थोड़ी सी बात मैं कला पक्ष की कर लूं। वर्मा के तिवारी जी हैं कला पक्ष के, हम लोग तो लिखते हैं और वो भी बस लिख भर लेते हैं। देखिए, एक बड़ी सफाई से, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, लोगों को खराब लगता है, साजिश के तहत एक चीज फैलाई गई परछाई के बाद के युग में, परछाई के जाने के बाद, कि व्यंग जो है वह विट का नाम है। व्यंग में पाठकीयता पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है कि इसको बहुत सरस बनाया जाए, सरसता इतनी अधिक हो जाए कि पाठक उसमें डूब मरे, पाठक उसमें दौड़ के आए और घुस जाए। आप इस व्यंग को पढ़िए, कहीं भी परछाई ने न विट पैदा करने की कोशिश की, न ह्यूमर पैदा करने की कोशिश की। 10%, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम कहीं हाथ से डालने की अलग से कोशिश नहीं। वो जो छान घुड़ा बनता है, पता नहीं आप लोग जानते ही होंगे, उसमें मसाला, 10 ग्राम मिर्ची, हल्दी और ये क्या क्या डाल के हिला के लो भाई बन गया छान घुड़ा। ये व्यंग बनाने की कोशिश की गई, वो नहीं है। व्यंग कैसे एक विजन है, ये परछाई इस लेख को पढ़ के लगता है। आपको कहीं कहीं तो लगेगा कि बिल्कुल सपाट लेख लिखा जा रहा है, कहीं व्यंजना, विट, ह्यूमर, वो पंच जिसकी बड़ी चर्चा हुई कि पंच ही व्यंग है, अंधों के हाथी की तरह, जिसने जिस अंग को पकड़ लिया उसके लिए वही व्यंग हो गया। ये नहीं है। ये रचना सिर्फ विजन पर आधारित रचना है। मैं नहीं कहता परछाई की सारी रचनाएं अलग अलग तेवर की रचनाएं हैं, उसमें बहुत, उसमें कला का बहुत, लेकिन मुझे ये रचना इसलिए पसंद आई, मैंने तिवारी जी को कहा कि मैं इस पर बोलूंगा, क्योंकि इसमें कला दिखाने की कोई कोशिश नहीं है, मदारी की तरह तमाशा नहीं दिखा रहा है, वो शब्दों की जलेबी नहीं उसको बनानी, शब्द में से शब्द निकाल कर एक कलाकारी नहीं दिखा रहा है, वो विजन लेकर आया है। उसको मालूम है लेखक को कि हम समाज के सबसे मजबूत पक्ष, सबसे परिवार पर युवकों की जो परेशानी है, हम युवकों के साथ खड़े हैं। लेखक का अपना पक्ष है, उसकी पक्षधारिता बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि वो किसके साथ खड़ा है। निष्पक्षता व्यंग का सबसे बड़ा दुर्गुण है। तो उस परिस्थिति में युवकों के साथ खड़ा है परछाई, और किस उम्र में, आप देखिए 91 के आसपास की लिखी रचना है, परछाई खुद ही वयोवृद्ध हो चुके हैं। एक वृद्ध परछाई युवकों के साथ खड़े हैं और उसके मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, उस परिस्थिति में बता रहे हैं कि आने वाले समय कहाँ जाएगा, और देखिए क्या हो रहा है, आपके सामने हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे भीड़ नियंत्रित हो रही है, पालतू बना करके भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो पक्ष है, समसामयिकता, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है इस व्यंग की, या किसी भी व्यंग की, किसी भी रचना की। देखिए, रचना कभी तात्कालिक रिपोर्टिंग नहीं होती है कि किसी ने कह दिया पकौड़ा और हमने अगले दिन पकौड़े पर व्यंग लिख लिया, किसी ने कहा आलू और हमने आलू पे व्यंग नहीं होता ऐसा। हमें उसकी जड़ में जाकर के उसकी सही बीमारी को पकड़ना होता है। ये बीमारी जो उन्होंने पकड़ी, उस बीमारी की तरफ बड़ा सीधा सीधा इशारा है। देखिए, आज स्थिति क्या है, आज भी हमारे सामने मूल्यों का सबसे बड़ा संकट है। आस्था के, मुझे लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि आस्था का ये सबसे बड़े संकट का समय है साहब। एक समय था कि आप टीवी में बोली गई बात, लिखे हुए अक्षर वो लोग बहुत ध्यान से और बहुत ईमान से मानते थे। आज स्थिति क्या है कि आपको मालूम है कि जो बोल रहा है, ये जो एंकर है,
ये कहाँ खड़ा होकर और किसके लिए बोल रहा है, किसका प्रचार कर रहा है, ये जो पूछ रहा है, ये जो बोल रहा है, इस संचालित कहाँ से हो रहा है, आपको मालूम है? तो वहां आपकी आस्था टूटती है, आपका विश्वास टूटता है, आपने जो मीडिया को एक मिशन मान करके वो खत्म होता है। संसद जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, जो जिसके लिए पूरी लोकशाही खड़ी की गई साहब, हमारे पास भारत में लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र भारत का सबसे बड़ा धरोहर है। वहां स्थिति ये है कि मेजें थपथपा करके कानून पास करवा लिए जाते हैं। जिन लोगों को राजनीति शास्त्र के, हमने राजनीति शास्त्र हमारा पढ़ाने का विषय है, हम जानते हैं किन परिस्थितियों में राज्यसभा में और लोकसभा में कानून बनते हैं। कानून तो खत्म ही हो जाती बारी। तो उस परिस्थिति में आप मेजें थपथपाकर संसद को चलने नहीं दिए, आप प्रचार करेंगे, आपके पास उस भीड़ में कोरोना नहीं जाता, संसद बंद है। न्यायालय पर आप क्या भरोसा करेंगे? एक दिन जिस जज को रिटायर होना है वो एक दिन पहले जजमेंट दे देता है। चुनाव आयोग टीएन सेशन के पहले वाला चुनाव, कौन सी संस्था आपके सामने खड़ी है जिस पर आपके पास आस्था होगी? आस्था का सबसे बड़ा संकट आ जाए। और जो सबसे प्रबुद्ध वर्ग हुआ करता था, जिसको कहते थे लेखक है, ये इंटेलेक्चुअल है, समाज के आगे मशाल लेके चलेगा, जो प्रेमचंद कहते थे, वो साहब समाज के आगे क्या मशाल लेके चलेगा? वो तो समाज में पलीता लगाने की कोशिश कर रहा है। लेखक को लेखक से, वकील को वकील को, छात्र को छात्र से, किसान को किसान से लड़ाया जा रहा है। मूल्यों का इससे बड़ा संकट क्या होगा कि जब लोग खड़े हैं, आपके अपने लोग खड़े हैं लाखों की संख्या में, तो आप उसमें ढूंढ रहे हैं कैसे इसके दो फाड़ किए जाएं। हमारे मित्र खोज रहे हैं कि कैसे उनके जींस पजामा और उनके खाने पीने को लेकर के हम उनको बदनाम करें। आप ये समझ रहे हैं कि उनको जिस तरीके से आप अवहेलित करेंगे, जो उनके अंदर जो हताशा फूटेगी, वो जो भीड़ अनुशासित भीड़ है, जब वो आवारा भीड़ में बदल जाएगी साहब, तो फिर किन खतरों का आप सामना करेंगे आपको अंदाजा नहीं है। एक लेखक को दूरदृष्टि होनी चाहिए, वो समय को समझे, आने वाले समय को समझे, वो सिर्फ सबसे उस वर्ग के साथ खड़ा रहे जिसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं हो, उसके पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। तो पूरा का पूरा व्यंग, ये जो आरा भीड़ के खतरे हैं, वर्तमान समय में पूरा प्रस्फुटित होकर के सामने आपके सामने आ गया है। और अब जो हो रहा है, ये जब सामने आएगा, इससे भी खतरनाक होगा। परछाई की जरूरत आज फिर से है, परछाई आज फिर प्रासंगिक है, लेकिन आज हमारे पास परछाई नहीं है। आत्म प्रचार और आत्म प्रशंसा जितनी मर्जी कर ली जाए, हकीकत ये है कि परछाई की कलम आज किसी के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, व्यंगधारा का आभार, आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शशि भाई, आपने बहुत विस्तार से आवारा भीड़ के खतरे रचना पर बहुत पर्याप्त और अच्छे ढंग से आपने चिंतन पर अपनी बात रखी। और मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि यदि वक्तव्य के संदर्भ में या रचना के संदर्भ में अगर कोई टिप्पणी हो या अगर कोई जिज्ञासा या प्रश्न या सुझाव हो, तो आप लोग निश्चित रूप से चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे और हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों को इस पूरे वक्तव्य वाले सत्र के बाद हम लोग आखिरी आधे घंटे में इसको लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले साथी अनूप शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी रचना यानी पहला सफेद बाल जो रचना उनको दी गई थी, तो पहला सफेद बाल पर अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय अनूप शुक्ल जी। धन्यवाद। हमारी आवाज सबको पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो सभी को फिर से नमस्कार और व्यंगधारा को शुक्रिया कि पहला सफेद बाल, जो कि परछाई जी की बहुत चर्चित रचना है और मेरी सबसे पसंदीदा रचनाओं में से एक है, उस पर बातचीत करने का कुछ मुझे मौका मिला है। ये रचना मूलतः जहाँ तक मुझे समझ में आता है, आदमी के हौसले का, आदमी कब क्या करना चाहे, क्या कर सकता है, उसकी बात है। और यौवन को उम्र से अलग करने की
ये घोषणा है, ये रचना परसाई जी का इस रचना का जो केंद्रीय तत्व है, वो जो कि मुझे पसंद भी है और बहुत पसंद है, जिसको मैं अनेकों बार उद्धृत कर चुका हूँ, वो मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि यौवन सिर्फ काले बालों का नाम नहीं है। यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफी करने का नाम यौवन है। मैं बराबर बेवकूफी करता रह जाता हूँ। यह सफेद झंडा प्रवंचना है। हिसाब करने की कोई जल्दी नहीं है। सफेद बाल से क्या होता है। परसाई जी का इस रचना का केंद्रीय वाक्य, केंद्रीय तत्व और केंद्रीय संदेश भी मेरे ख्याल से यही है कि परसाई जी शुरुआत इस बात से करते हैं, मुझे पता नहीं कि ये रचना जब उन्होंने लिखी थी तब उनकी उम्र क्या रही होगी, लेकिन उन्होंने इस रचना के माध्यम से बताया है कि आदमी का हौसला हो, हौसला मेन चीज है, आदमी का उत्साह मेन चीज है, उसकी उम्र कोई मायने नहीं रखती है। रमानाथ अवस्थी जी इसी बात को कहते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। तो इसको विस्तार से देते हुए परसाई जी ने अपने अंदाज में उन्होंने बताया है कि जो लोग उम्र बढ़ती है तो हिसाब लगाने लगते हैं कि अभी तक हमने क्या किया, क्या पाया है और क्या नहीं पाया है। तिबोध जी इस बात को कहते हैं कि जीवन क्या किया अब तक क्या जिया, अब जीवन क्या जिया अब तक क्या किया। मतलब वो है कि ये है कि वो एक उत्साह है कि आप कुछ करिए, अभी जीवन बीता जा रहा है। लेकिन परसाई जी इसको दूसरे अंदाज में कहते हैं कि जो लोग उम्र बढ़ने के साथ हिसाबी बनने लगते हैं कि अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो उन्होंने लिखा है इसके बारे में, हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता है। इससे जिंदगी में छड़ी बड़ी वृत्ति आती है और जिस दिशा से कुछ मिलता है आदमी उसी दिशा में सिजदा करता है। बड़े बड़े हीरो धराशायी होते हैं, बड़ी बड़ी देव प्रतिमाएं खंडित होती हैं। राजनीति साहस, राजनीति, साहित्य, जनसेवा के क्षेत्र की कितनी महिमा मंडित मूर्तियां इन आंखों में टूटती देखी है। जब आदमी हिसाब लगाने लगता है, बड़ी वृत्ति का हो जाता है, तो वो सोचता है कि ये पाले वो पाले, तो ये उसके तरफ चेतावनी देते हुए करते हैं, परसाई जी कहते हैं। परसाई जी उम्र के माध्यम से और भी बातें कहते हैं, जब कि उम्र के जो केसा को उदाहरण बताते हैं, या फिर बताते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी उम्र के बढ़ने के साथ उन्होंने कहा था कि मरण को तो कई लोग कहते हैं कि जिंदा है, मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका दोहरापन है। वो कहते हैं मरण को त्योहार मानने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो अभी आजकल के समाज में, हालांकि परसाई जी का ये लेख जब कभी हो, ये उम्र और हौसले की बताते हैं कि हौसला और उम्र दो अलग चीजें होती हैं। उन्होंने बताया कि लोग हिजाब लगा के या इस तरह करके अपनी उम्र को छिपाते हैं, लेकिन मन जो होता है वो बड़ी चीज होता है। और उन्होंने इस रचना के माध्यम से जो मूल केंद्रीय भाव मुझे समझ में आया है वो ये आया है कि इंसान को निश्चित उम्र चाहे जो भी हो, अगर काम अच्छा करना चाहता है, बढ़िया काम करना चाहता है, तो उसको अपनी उम्र का ध्यान नहीं रखना चाहिए। उम्र पे चिंतित नहीं होना चाहिए, बूढ़े हो गए या कुछ हो गए। अभी कल ही एक हमने उदाहरण पढ़ा है कि 64 साल के एक बैंकर ने रिटायर होने के बाद नीट से क्वालिफाई किया और डॉक्टर बनने की अभी जो है मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है। इस जो रचना है, इसका जो आखिर समापन करते हुए, इसके पहले भी हालांकि कई बातें कही हैं, समापन करते हुए उन्होंने ययाति का जिक्र किया है कि ययाति ने अपना जीवन जीने के लिए, अपना यौवन जीने के लिए अपने पुत्र से जवानी उधार मांगी थी। तो ये चूंकि परसाई जी के कोई पुत्र नहीं थे, परिवार नहीं था, तो वो अपने आप को एक पीढ़ी का प्रतीक बताते हैं कि मुझे तो भविष्य कुछ नहीं मिला था, भविष्य वर्तमान कुछ नहीं मिला था, मेरा तो वर्तमान भी खराब था, क्योंकि आजादी के बाद की पीढ़ी के लोग जो थे उनको जो मिला था वो कुछ नहीं मिला था। तो अगली पीढ़ी को अपनी छाती सोचते हैं। उन्होंने ये संकेत देते हैं कि ययाति की एक तरह से जो अगली पीढ़ी से नोच लेने वाले हैं, जैसे अभी शशिकांत जी ने पिछली रचना में कहा है
कि बूढ़े लोग जो है नए लोगों से कहते हैं तुम्हें देश का निर्माण करना है क्योंकि हमने उसको नाश किया है। तो वो भाव परसाई जी का केंद्रीय भाव है, जिसमें वो निंदा करने वाले लोग उनकी निंदा करते हैं, और इसमें इसके माध्यम से उस प्रवृत्ति का भर्त्सना करते हैं जिसमें अपने पुत्र से जवानी जवानी मांग के ययाति ने अपना सुख होगा, उसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास मैं तुमको विराट भविष्य सौंपता हूँ, आगे आइए निर्माण करिए। और ये रचना एक बहुत अच्छी रचना है और सर्वकालिक है, हमेशा ये प्रासंगिक रहेगी। कोई भी सरकार आए, कोई भी समय आए, हमेशा जो है ये प्रासंगिक रहेगी। और जो उनका केंद्रीय भाव है कि उम्र से कुछ नहीं होता है, मुख्य चीज होती है मुख्य चीज होते हैं मन का उत्साह। और जो बेचक बेवकूफी करने की इच्छा का नाम यौवन उन्होंने शायद इसलिए कहा है, कई बार आप कुछ काम करना चाहते हैं, लोग उसको बेवकूफी बताते हैं और बाद में सफल हो जाता है तो उसकी जय जयकार करते हैं, तो उसको भी उन्होंने यौवन के रूप में लिया है। यही मेरी रचना का भाव समझ में आया और मैंने आपसे बातचीत की, और किसी की कोई और भाव होगी, बातचीत होगी तो उस पर आगे हम बात करेंगे। फिलहाल मेरी समझ में इतना ही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बातें और पहला सफेद बाल के पूरे उस मिजाज को हम लोगों के सामने रखा कि कैसे मन और हौसले की बात करते हैं। और बहुत बिल्कुल वो जब पढ़ा जाता है तो लगता है कि रचनाकार चाहता नहीं है, लेकिन समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है, और पहला सफेद बाल देखकर ही उसको जो चिंता होती है वो बहुत ही शानदार मतलब है, और आपने बहुत अच्छे से उसको इसमें एक मिनट और कहूंगा, जो एक उदाहरण रह गया उसका, क्योंकि हम सब पे जी लागू होता है, काम बंद जी करने और मरने का क्षण एक ही होता है। तो जब हम लोग कभी कोई भी रचनात्मक कार्य करना बंद कर देंगे जी तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। ये रह गया था जी और ये हम लोग के लिए जी अनुकरण करने वाली बात। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और और भी हमारे साथी तो आप में लिखो, हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। और देख रहा हूँ कि मणि अभी नहीं पाए हैं, तो तीसरे वक्ता के रूप में मैं स्वयं रहा हूँ। मेरी वो है कुमार की, मैं एक नफर पर करना तो मार्क पर बात हुए तो मेरे को लेकर चल। और मेरी आवाज कट रही है क्या? वो सुनील जैन राही जी कह रहे हैं कि मेरी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। मेरी आवाज आ रही है अनूप जी? कट रही है सर। तो अच्छा, हाँ अभी ठीक है? हाँ अब हाँ अच्छा ठीक है। तो कंधे श्रवण कुमार के रचना में जो मिथक है, उस मिथक से सब लोग परिचित हैं। और श्रवण कुमार का जो प्रसंग है और माता पिता को कांवड़ में लेकर जाने का, तीर्थ कराने का जो प्रसंग है, वो उस मिथक को सब लोग जानते हैं। और अक्सर बात होती है व्यंग्य के बारे में, तो हम लोग देखते हैं कि व्यंग्य को बात करते हुए बार बार एक लिखने की शुरुआत, उस जो आरंभ ये जो जो एक है, उसको हम कहें यथास्थिति, उस यथास्थिति से टकरा या से एक कहें कि स्थिति आने साल उसके विरुद्ध जो आवाज कट रही है आवाज आपकी कट रही है, आप उसको वो लगाओ। जी जी, मैं उसको ऑन करिए ऊपर वाले को, और इसको भी रहोगे ना तो शायद नेट सही आएगा। ठीक है, मैं एक दूसरा कनेक्शन है उसको ऑन कर रहा हूँ। तो अगर ये आवाज है तो कनेक्शन चाहती था है, उससे वो रफ्तार है कर व्यंग्य की पृष्ठभूमि से उड़ता है। आवाज मेरी साफ?
नहीं, बहुत कट रही है आपकी सर मेरी आवाज। आवाज आ रही अभी है? भी कट रही है, बहुत बहुत नहीं, कट अभी रही है। कट रही है आवाज आपकी। मैं आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब बोलिए, फिर थोड़ा समझ में बोलिए। और आ रही है सर? बढ़िया, आप बोलिए। हाँ अभी आ रही है। अभी फिर नहीं, कटने लगी, कट रही है। कट रही है। हाँ मैं कह रहा तो कोशिश, अच्छा मैं एक दूसरे से करता हूँ, मैं देख रहा हूँ एक इसमें सर। सैनी सर 1 मिनट आप बात करिए, हाँ और मैं कनेक्ट करता हूँ ठीक ठीक। फिर मैं हाँ। तो अभी फिर मैं जी जी, अभी हमारे मित्रों ने, अनूप शुक्ल जी ने और शशिकांत शशि जी ने, शुक्ल जी ने सफेद बाल पर, हाँ और अभी आ रही मेरी आवाज? आ रही, आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ, बोलते रहिए, जब एक आध सेकंड के बाद, अभी 2-4 पहले से सेकंड ठीक के है? बाद। क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। जी जी। अभी अभी आवाज ठीक है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था, जो यथा स्थिति है, एक स्थिति जो चली आ रही अनुकूल, तो जो लेखक के अंदर जो बौद्धिक मन है उसका, वो उस यथा स्थिति से टकराता है, और उस टकराव का की परिणति एक रचना में होती है, और वो जो रचना बनती है वो कंधे श्रवण कुमार के या इस तरीके की व्यंग्य रचना बनती है। और इसलिए मैं बार बार ये जो कहता हूं कि असहमत होना व्यंग्य लिखने के लिए बहुत जरूरी है, जो है उससे असहमत होना। परसाई अपने लेखन में बार बार असहमत होते हैं, बहुत अधिक असहमत होते हैं, और ये असहमति निकृष्टता का पर्याय नहीं है, ये असहमति बेहतरी की कोशिश है, और उस बेहतरी की कोशिश में परसाई लगातार रचनाधर्मी बने रहते हैं, लगातार लिखते हैं। और कंधे श्रवण कुमार की जो रचना है, जैसे हम लोग बात करते हैं और कहते हैं कि असहमति, विरोध, और विरोध के क्रम में नियामक शक्तियों का विरोध, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज के विरोध की जब हम बात करते हैं, और कंट्रोलिंग अथॉरिटीज या नियामक शक्तियों, व्यवस्थाओं, और इसके साथ साथ एक जब शब्द आता है सत्ता, तो कई बार हमारे मित्र बड़े चिंतित होते हैं कि सत्ता का विरोध मतलब किसी पार्टी की, एक पार्टी विशेष की जिसकी सरकार काल विशेष में चल रही है, शायद उसके विरोध से लेखक का तात्पर्य है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेखक किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो किसी एक पार्टी का न तो सपोर्टर होता है न विरोधी होता है। लेखक यदि वो आधुनिक है, कहीं से भी वो 1% भी आधुनिक है, तो वो मूक जनता का, पीड़ित जनता का सपोर्टर है, समर्थक है, और उसके बरक्स, उसके सामने उसको जो भी प्रताड़ित करेगा, उसके खिलाफ उसकी रचना संकेत करती हुई दिखेगी। परसाई इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरेंगे आपके सामने। और जब हम कंधे श्रवण कुमार की बात करते हैं, और सत्ता की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं कि एक तो पार्टी की सत्ता या व्यवस्था की सत्ता, एक व्यक्ति की भी सत्ता होती है। हम सबका जो अपना ईगो है उसकी भी एक सत्ता है। कहीं ना कहीं इस रचना में उस सत्ता की व्यापकता से परसाई टकराते हैं, और आप देखेंगे कि सत्ता, व्यवस्था और व्यक्ति की सत्ता, और मैं जब व्यक्ति की सत्ता कहता हूं तो आप इसको और इलोबोरेट करें, इसको और विस्तृत करें, पिता की सत्ता। कंधे श्रवण कुमार की जो रचना है वो पिता की सत्ता की खिलाफत करती है। और खिलाफत कैसे करती है? इस रचना का जो आरंभ है वो आरंभ ही बड़ा ह्यूमरस है। कहते हैं एक सज्जन छोटे बेटे की शिकायत करते हैं। शिकायत क्या है? कहना नहीं मानता और कभी मुंहजोरी भी करता है। और बड़ा लड़का, वो तो बड़ा अच्छा है, पढ़ लिख कर अब कहीं नौकरी करता है। सज्जन के मत में दोनों बेटों में बड़ा फर्क है, और यह फर्क कई प्रसंगों में दिख जाता है।
अब पहला प्रसंग क्या है? पहला प्रसंग है कि वो नियमित संध्या वंदन करते हैं। अब संध्या वंदन से किसी को कौतूहल या जिज्ञासा या इधर उधर डाइवर्जन ना हो तो वो ब्रैकेट में लिखते हैं संध्या वंदन करते हैं ब्रैकेट में, यानी शराब पीते हैं। अब शराब पीते हैं तो उनको क्या आवश्यकता पड़ती है? शराब तो है, लेकिन उनको बार बार सोडा की आवश्यकता पड़ती है। अब सोडा की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत वो बोलते हैं। अब बड़ा लड़का पिता का आदेश सुनते ही फौरन किताब के पन्नों में पेंसिल रखकर दौड़ जाता है लेने के लिए। अब बड़ा बेटा तुरंत जाता है, दौड़ कर जाता है, आज्ञाकारी बेटा है। अब आप देखिए जो आज्ञाकारी बेटा और पिता का मानस, इसका बीच का जो द्वंद्व है वो बहुत बारीकी से परसाई पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि बड़ा बेटा तो क्या है, वो आज्ञाकारी है, लेकिन छोटा बेटा ऐसा नहीं है। छोटा बेटा गड़बड़ करता है। छोटा बेटा लाता तो है लेकिन पिता के कहते ही तुरंत नहीं उठता, वो पैराग्राफ पूरा करके उठता है। ये जो पैराग्राफ पूरा करके उठना जो है वो पिता को पसंद नहीं है। अब ये पिता को पसंद क्यों नहीं है? पिता की सत्ता को चैलेंज हो रहा है, पिता इस अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये जो असहिष्णुता वाला फैक्टर है कि हम सामने वाले की मंशा को नहीं स्वीकार करना चाहते, तो जब हम सामने वाले की मंशा को स्पेस नहीं देंगे तो इस तरीके की समस्या होगी, इस तरीके का द्वंद्व शुरू होगा। और ये जो अलग अलग पिता की सत्ता, व्यक्ति की सत्ता, हम सब की सत्ता, इन सारी सत्ता की ओर परसाई लगातार प्रहार करते हैं। और जो ये रचना है, इस रचना में हम देखते हैं व्यक्ति की और पिता की जो सत्ता से विसंगति जन्म लेती है उसकी ओर वो संकेत कर। पिता के नजर में बेटों का काम क्या है? पिता की आज्ञा का पालन करना। तमाम भारतीयों की यही सोच है, हम सब भी पिता के रूप में यही सोचते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर विसंगति निकालते हैं परसाई। हम में से 99% जो पिता हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि बेटा तो आज्ञाकारी ही हो, हमारे मुंह से जुबान खुले नहीं और वो दौड़ पड़े चाहे किसी भी स्थिति में रहे। इसकी जो विसंगति है, इस विसंगति से भी रचनाकार असहमत होता है। और केवल असहमत नहीं होता, उसके आगे जब वो चलता है तो वो कहता है कि ऐसे आज्ञाकारी बेटे परंपरा से अच्छे माने जाते हैं। अब हम सबके माइंडसेट में ये बात बहुत अच्छे से बैठी हुई है और इसलिए जो संध्या वंदन करते हुए जो पिता हैं वो चाहते हैं कि बेटे जो हैं वो आज्ञाकारी हो, लेकिन छोटा बेटा नहीं करता। अब छोटा बेटा नहीं करता तो परसाई कहते हैं भारतीय पिता को यह अवज्ञा बर्दाश्त नहीं, वह सीमांतों पर संबंध रखता है, या तो बेटे को पीटेगा या उसके हाथ से पीटेगा, बीच की स्थिति उसे पसंद नहीं। छोटा बेटा भी हरकत करता है। पिता जब जल्दी बचाते हैं तो कहता है जाता तो हूं। ये जो जाता तो हूं, आप इस रचना को पढ़ेंगे, बड़ा बेटा आज्ञाकारी है लेकिन वो रचनाकार को पसंद नहीं है। रचनाकार को कौन पसंद है? जो सवाल उठाता है, जो बोलता है। आप देखिए रचनाकार की दृष्टि कहां है। रचनाकार सीधे सीधे सवाल करने वाले को हीरो की तरह स्टैब्लिश करना चाहता है और वो कहता है जाता तो हूं। बड़े लड़के के मन में कभी शंका और सवाल नहीं उठे। अब कितनी खूबसूरत बात परसाई यहाँ कहते हैं, उसने वही किताब पढ़ी होगी जो मैंने पढ़ी थी। और आगे और बड़ा स्ट्रोक, हम सब गलत किताबों की पैदावार है। हम सब गलत किताबों की पैदावार हैं। ये सवालों को मारने की किताबें थी। ज्ञान हमको तर्क करने की शक्ति देता है साहब, लेकिन हमने जो ज्ञान हासिल किया वो एक सेकेंड जी जी B1 ना, ठीक है, मैं बेटे को बोल देता हूँ, वो B1 में आपको गेट पे मिल जाएगा। आगे का कोच है या पीछे? अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ये भैया को फोन कर दो और बोल दो कि B1 कोच है, पीछे की ओर होगा, उसमें होंगे, वो नंबर पे बात कर लेगा जी। आप फोन कर दो तो भैया को 320-275 वाले पे। तो असल में एक सज्जन से कुछ लेना था, वो ट्रेन से आ रहे हैं तो उनका फोन था, इसलिए उठाना पड़ा मुझे। तो मैं कह रहा था कि ये जो आप देखिए परसाई कहाँ पकड़ते हैं बात को, कि हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को समृद्ध करता है।
हमको सवाल करने की, विमर्श करने की ताकत देता है। लेकिन हमारी जो सोच है वो क्या है, हम तर्क को के प्रति बहुत खुले नहीं होते हैं और इसलिए तर्क करना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसलिए पिता के रूप में जब पिता देखते हैं बड़ा बेटा तो ठीक है, लेकिन छोटा बेटा कहता है जाता तो हूं, तो बड़ा लड़का आज्ञाकारी है। अब परसाई इस व्यंग्य के केंद्र में खुद को भी रखते हैं और इसलिए कहते हैं कि उसने वही किताब पढ़ी होगी जो मैंने पढ़ी थी। और आगे लिखते हैं हम सब गलत किताबों की पैदावार है। और ये किताबें गलत क्यों हो गई? क्योंकि ये सवालों को मारने की किताबें थी। यानी किताब ज्ञान आपको तर्क करने की शक्ति देना चाहिए। वो अंधा अनुकरण अगर देने वाला कोई ज्ञान है तो वो ज्ञान नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि भारतीय परंपरा में आरंभ से ही किसी शुभ कार्य को करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना का चलन है। वो देखते हैं विद्यालय में जो प्रार्थना हो रही है, कहते हैं शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। अब क्यों शरण में आए हैं, किसके डर से आए हैं, कुछ नहीं मालूम। शरण में आने की ट्रेनिंग अक्षर ज्ञान से पहले हो जाती थी। ये एक मैंने इसलिए शुरू में कहा कि जो स्थितियां हैं उससे असहमत होना होगा पहले तो, और असहमति का कोई अंधा अनुकरण नहीं होगा, उसके तर्क होंगे। अब यहां वो बार बार कहते हैं कि हमारी किताबों में पिता स्वरूप लोग एक तरफ तो शंका और सवाल से ऊपर होते हैं और हमें जो प्रार्थना सिखा दी गई वो अक्षर ज्ञान से पहले हमको मिल गई कि शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। और कहते हैं हमें तो तीसरी कक्षा में ही उस भक्त की कथा पढ़ा दी गई थी जो अपने पुत्र को आरे से चीरता है। उस भक्त का नाम मोरध्वज था। ऐसी सारी कथाओं का अंत ऐसा होता है जिससे चीरने वाले को नहीं, चीरने वाले को प्रोत्साहन मिले। आप देखिए, कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं, जिस पार्टी का जो नुकसान हुआ है उसे पूरा कर देते हैं, मृत को जिला देते हैं, जायदाद चली गई है तो वापस दिला देते हैं, किसी को मुआवजे के रूप में स्वर्ग भेज देते हैं। कथा के इस अंत ने कितनी पीढ़ियों को आरे से चिरवा दिया होगा, इस वेदना को समझिए। कथा के इस अंत ने मतलब उसका शोषण हो रहा है, उसको पीड़ित है और उसको गौरवान्वित किया जा रहा है। इस एंगल को, इस दृष्टि को परसाई सीधे सीधे अपनी रचना में चुनौती देते हैं। और वो बार बार वो कहते हैं छोटा लड़का नहीं मानेगा, छोटा लड़का सवाल पूछेगा, चीरने से पहले ये बताइए भगवान इससे खुश होते हैं, इस बात का सबूत क्या है? अगर यह सब हो भी तो आपके सत्य कल्पित विश्वास आपके अपने हैं, उनके लिए आप अपने को कटवाइए, अपनी हट निभाइए। हम क्यों आपके विश्वास की पूर्ति के लिए कटें या पीटें? और कहते हैं पहले जन्मे लोग अपनी सही गलत मान्यता के लिए पीछे के जन्म वालों को क्यों काटें? खुद कटो आप, बाद वालों को क्यों काटना चाहते हो? अब उसके बाद एक पीढ़ी के लिए दूसरी पीढ़ी क्यों चीरी जाए? एक पीढ़ी के लिए दूसरी पीढ़ी क्यों चीरी जाए? और यही नहीं, वो आगे बार बार पूरा परसाई का लेखन हमें बार बार सवाल करने की आजादी देता है, ताकत देता है, हौसला देता है। इस रचना में भी जो सवाल करने वाला बेटा है, जो छोटा है, वही नायक है। और यही नहीं, कहते हैं ये जो एक परंपरा से जो मिथक चला रहा है, वो कहते हैं श्रवण कुमार के कंधे दुखने लगे हैं, वह कांवड़ हिलाने लगा है। कांवड़ में अंधे परेशान हैं। देखिए अब पहुंच रहे हैं बिल्कुल अपने मास्टर स्ट्रोक की तरफ परसाई आ रहे हैं। कांवड़ में अंधे परेशान हैं। विचित्र दृश्य है यह, दो अंधे एक आंख वाले पर लदे हैं और उसे चला रहे हैं। आप इन पंक्तियों की गंभीरता को समझिए। दो अंधे, और कैसे, क्यों ये रचना महत्वपूर्ण, कैसे, अगर आपको व्यंग्य लिखना है, व्यंग्य समझना है, व्यंग्य का मतलब क्या होता है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। उसको व्हाट्सएप कर, आपको ये समझना बहुत, व्यंग्य जन्म कहां से लेता है। कहता है दो अंधे एक आंख वाले पर लदे हैं। और उसके बाद कहते हैं जीवन से कट जाने के कारण एक पीढ़ी दृष्टिहीन हो जाती है, तब वह आगामी पीढ़ी के ऊपर लद जाती है। लद जाना, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के ऊपर बोझ बन गई, लद गई, और अंधी होते ही उसे तीर्थ सूझने लगते हैं, तीर्थ करने लगते हैं। और इसलिए
आगे फिर कहते हैं आंख वाले की जवानी अंधों को ढोने में गुजर जाती है, वह अंधों के बताए रास्ते पर चलता है, उसका निर्णय और निर्वाचन का अधिकार चला जाता है, उसकी आंखें रास्ता नहीं खोजती, सिर्फ राह के कांटे बचाने के काम आती हैं। अब रचनाकार ये चाहता है कि ऐसा ना हो, इसलिए वो बार बार इन चीजों की खिलाफत करता है। और इस रचना की सार्थकता ये है कि मिथक से लेकर और पिता की सत्ता से शुरुआत की इन्होंने, और पिता की सत्ता के साथ साथ आगे चलकर वो बहुत दूर तक इन चीजों को लेके जाते हैं। और वो भीष्म पितामह का भी उसमें उदाहरण आएगा, और भीष्म पितामह के बाद अगर आप देखें उस रचना को और विस्तार से, तो आखिरी पैराग्राफ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आएगा कि राजनीति, साहित्य आदि तो बड़े प्रगट क्षेत्र हैं, और प्रगट रूप से भी विभिन्न क्षेत्रों में श्रवण कुमार कांवड़ उतारने के लिए हिला रहे हैं, वे किन्हीं विश्वासों की आरी से चिरने को तैयार नहीं है। और मैं यानी रचनाकार कह रहा है, देख रहा हूं कि मोर ध्वज का आरा छीन कर फेंका जा रहा है, श्रवण कुमार के कंधे दुखने लगे हैं, वह कांवड़ को उतार कर रखने लगा है, वे सज्जन परेशान हैं। छोटा लड़का पैराग्राफ पूरा करके उठता है, बड़ा तो फौरन पेंसिल रखकर दौड़ जाता था। ये जो पूरा कलेवर है, रचना का जो मिजाज है, इस पूरे मिजाज में वो बार बार ये सवाल करते हैं कि यदि कोई चीज चली आ रही है परंपरा से, तो आप उनको आंख मूंद कर स्वीकार ना करें, उसको जीवन से अगर वो जुड़े तभी स्वीकार करें। किसी बात को पुराने समय से चले आने के कारण आप आंख मूंद कर भरोसा करेंगे, जीवन से अगर आपका कट जाएंगे आप, तो निश्चित रूप से आप भावी पीढ़ी के ऊपर लद जाएंगे। और मिथक के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और अन्य राजनीति के क्षेत्र की बात करते हैं, साहित्य की, और सब में कहते हैं कि जो श्रवण कुमार के कंधे दुख रहे हैं, मतलब पुरानी पीढ़ी कैसे बोझ बन रही है जीवन के कट जाने के कारण, और इसलिए आज की पीढ़ी के जो श्रवण कुमार हैं वो उनको बोझ की तरह लाद के चलाना नहीं चाहते, वो कंधे बदल लेना चाहते हैं, वो इनको रख देना चाहते हैं। ये जो मिजाज है, और इसलिए मुझे निजी तौर पर ये लगता है कि हम में से हर व्यक्ति को आज भी अगर व्यंग की समझ लेनी है, आपको समझना है कि व्यंग क्या है और व्यंग उत्पन्न कैसे होगा, सत्ता क्या है, सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ता कितने तरह की हो सकती है, इन सवालों से टकराना है और उनको समझना है, तो आपको निश्चित तौर पर यह रचना पढ़नी चाहिए। इसको आप पढ़ेंगे, इस रचना की खूबसूरती यह है कि बात श्रवण कुमार के माध्यम से कही जा रही है, लेकिन वो प्रासंगिक आज भी है। और हमारी आगे आने वाली, जब तक हम एक कर्मकांडी चरित्र को अपनाएंगे, जब तक हम जीवन को सही दिशा से नहीं जोड़ेंगे, जीवन की मान्यताओं को सही दृष्टि नहीं देंगे, तब तक ये रचना अपने आप में बहुत प्रभावी रहेगी। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं जैसा देख रहा हूं कि हमारे साथी अनूप मणि जी जुड़ गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी अनूप मणि त्रिपाठी जी से कि वो जो उनकी रचना है अकाल उत्सव, जो परसाई जी की रचना है, उस पर वो अपनी बात रखें, आदरणीय भाई अनूप मणि त्रिपाठी जी। और आप लोग अपने सवाल चाहें तो चैट बॉक्स में रख सकते हैं या देखेंगे जैसा भी होगा। जी अनूप जी। जी धन्यवाद। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी देर से ज्वाइन किया। सभी ने, मैं सुन नहीं पाया, बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अकाल उत्सव की बात करते हैं। अकाल उत्सव, इसका शीर्षक ही है कि अकाल और उत्सव। इस शीर्षक को कई प्रकार से पढ़ा जा सकता है। अकाल का उत्सव, अकाल और उत्सव। आप देखिए पहली ही पंक्ति इस रचना की, परसाई कैसे आपको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। पहली पंक्ति, दरारों वाली सपाट सूखी भूमि, नपुंसक पति की संतानेच्छु पत्नी की तरह बेकल लंगी पड़ी है। पहली पंक्ति ये परसाई आपको बिल्कुल, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है कि आप जाएं, देखें, मूड बनाएं।
पहली पंक्ति ये रचना आपको अपनी तरफ खींच लेती है। फिर वो कहते हैं अकाल पड़ा है। अगर मैं इस रचना की बात कहूं तो इस रचना में क्या नहीं है, फंतासी है, यथार्थ है, क्रूर यथार्थ है। आपको अगर रचना पूरा मुकम्मल देखना है तो वो जो रिप्रेजेंट कर रही है वो अकाल उत्सव रिप्रेजेंट कर रही है। बल्कि अगर मुझे इसको पढ़ते वक्त लगा कि ये तो पूरा उपन्यास का प्लॉट हो सकता है, अगर मैं इसको विस्तार करते जाए तो ये उपन्यास हो सकता है। और आप इसमें संकेत भी है, मतलब सब कुछ है। अगर इस रचना में देखा जाए सब कुछ है। आप जो अंदर जो फेस कुछ और होता है, अंदर कुछ और चीजें होती है, जो राजनीति की खासियत है, आप इसमें देखेंगे संकेतों के माध्यम से परसाई ने कितने अच्छे से विद्रूपता प्रस्तुत किया है। ये रचना में आक्रोश तो है ही, मतलब विभत्सता के उस पे भी है, हाइपरबोल के उस पे भी जाता है। आप देखें शुरुआत ही ये करते हैं कि पास ही एक गाय अकाल के समाचार वाले अखबार खाकर पेट भर रही है। अब देखिए इन्होंने गाय ही क्यों चुना, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दिखाते हैं कि खबरों के पहला ही पैराग्राफ में दिखाते हैं कि खबरों का निस्तार क्या है। आज खबर आप देख ही रहे हैं। वो कहते हैं इस देश का आदमी मूर्ख है, अन्न खाना चाहता है, भूखमरी के समाचार नहीं खाना चाहता। परसाई की खास बात है, परसाई अनूप शुक्ल जी वो पंच बैंक बना रहे हैं। परसाई सूक्तवाद बहुत तगड़ा देते हैं, बहुत ही तगड़ा देते हैं। एक लाइन में आगे रचना में आएगी कि जो है कि टाइफाइड उतार देता है, बादाम उतार देता है, पहलवान कहता है कि हम लड़ लेंगे, ताल ठोकता रहता है, और वो है वो आगे की रचना में। लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ शुरुआत में ही, तो शुरुआत में ही देखिए परसाई कैसे करते हैं। अखबार है वो दिखाते हैं कि आप पीआर कैसे करते हैं, समाचार छप रहा है, ये छप रहा है, और कहाँ फिर वो करुणा पे लाके उसको अंत कर देते हैं। और गाय उन्होंने क्यों चुना आप जान ही रहे होंगे। फिर कहते हैं कि हर साल बसंत आता है, हर साल मंगल वर्षा आती है, हर साल शरदोत्सव होता है, हर साल अकाल आता है। तो अकाल आता है, अब देखिए ये रूटीनल हो गया है। जिस तरीके से हमको शरद ऋतु को लाना नहीं है, इसी तरीके से अकाल आ जाता है। अब यहाँ संकेत देखिए, अकाल को तो हम रोक सकते हैं, मिसमैनेजमेंट है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो रूटीनल है। हम आदी हो चुके हैं उस कीचड़ में रहने को। और ये परसाई जी आगे की रचना में अभी बताते हैं कि सपने किसे नहीं आते हैं, सपने किसे नहीं आते हैं, कुत्ते को नहीं आता, एक सूअर को नहीं आता। सूअर अपने ही उसमें खुश रहता है कीचड़ में, है ना, और कुत्ता पालतू हो जाता है। तो वो आगे रचना में संकेत करते हैं। फिर अब ये करते हैं, देखिए अब ये उलटबासी का इतना बढ़िया नमूना है, इतना बढ़िया नमूना है कि इंद्र पूजा किस लिए हो रही है। इंद्र पूजा हो रही है कि पानी ना बरसाएं, मतलब रक्षक ही भक्षक हो जाए। मतलब उलटबासी का ये चीज है कि अकाल हो, बड़ी प्रार्थनाएं होती हैं, जमाखोर मुनाफाखोर जो है साल भर अनुष्ठान कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और इंजीनियर की पत्नी भजन गाती है, प्रभु कष्ट हरो सबका। भगवान पिछले साल अकाल पड़ा था, तब सक्सेना और राठौड़ को आपने राहत कार्य दिलवा दिया था। अब देखिए यहाँ पे आज हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी थोड़ी कम है इधर, तो पढ़ने मुझे दिक्कत हो रही। अब देखिए हम आज जो आपने एक जुमला सुना होगा आप सभी ने, आपदा में अवसर। अब देखिए रचना कालजयी कैसे हो जाती है। आप कब का इन्होंने लिखा, वो परिस्थिति कब थी, हरित क्रांति के पहले की रचना है, या बात की नहीं बताऊंगा। लेकिन देखिए अनाज आप मंगवा रहे हैं, आज एक चीज हुई लेकिन आपदा में अवसर कहा जा रहा। तो जैसे शरद जोशी कहते हैं कि कोई रचना कालजयी मेरी क्या है, कि इसलिए है कि समय की गति कम होती है। मुझे लगता है कि विसंगति वही होती है, मानव क्या जो है दुर्बलता वही होती है। तो खैर ये अकाल उनके लिए उत्सव है, किनके लिए, जिससे करप्शन करके कमाया जा सकता है। तो और देखिए फिर ये सारी बातें होती हैं, सब चाह रहे हैं। फिर अब परसाई कहते हैं इलाके की तरफ से नल का कनेक्शन काट देते हैं।
इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। अब इतनी बड़ी बात और इतनी सिंपल सी बात कह देते हैं, बहुत सिंपल, नल काट देते हैं। मतलब आप बिल्कुल जुड़ जाते हैं उस रचना से, नल काट देते हैं, बारिश बंद नहीं करते हैं, कनेक्शन का नल काट देते हैं। अब ये देखिए, ये अफसरशाही पे तंज हो जाता है कि नल काट देते हैं, ये व्यवस्था पे हो जाता है। देन फिर आगे आइए, मंत्री लोग भी ऐसे ही पहलवान हैं, 9 महीने ताल ठोकते हैं, अन्न का अभाव सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता, इतने लाख क्विंटल का स्टॉक होगा, लड़ ले कोई जमा। जी ने कितनी खूबसूरत है, खूब सारे सुनते हैं, जैसे पहलवान के इससे पहले उदाहरण दिया था इन्होंने कि अंत में उसका जो है ताल ठोकता है, और जब फाइट करने का, अखाड़े में उतरने का जब अवसर आता है, वो कहता है यार टाइफाइड गई, और टाइफाइड ने, वही परसाई की एक खास बात, टाइफाइड ने सारा बादाम उतार दिया। तो अब यही मंत्री पे, अब वो वहां से मंत्री पे आ जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं आपके लीडरशिप में, नीति नियंत्रण पे। फिर वो कह देते हैं कि यार लेकिन क्या बोलते हैं, टाइफाइड ने सारी बादाम उतार दी। तो मतलब घोषणाएं होती रहती हैं, लेकिन निजी स्तर पे कुछ नहीं होता। अब इन्होंने टाइफाइड रखा हो, मुझे आई एम क्वाइट श्योर अगर परसाई आज लिखते तो मुझे लगता कि कोरोना ने सारा वो उतार दिया, कोरोना का इस्तेमाल करते। आप बस यही बदल सकते, चीज वही होती है। फिर आइए आगे, चूंकि रचना बड़ी है और समय भी कम है, तो मैं संक्षेप में चीजें। अच्छा, इस रचना में एक बात और आप देखिए, खास बात कि वो रचना में आप परक रचना हो के भी रचना कितनी जबरदस्त है कि मेरी तरह बात होती है, फिर समाज में चली जाती है, व्यक्तिगत होती है, फिर वो समाज से होती है, व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से व्यष्टि। लेखक आपको उतराता है, डुबोता है, फिर अपने साथ ले जाता है, फिर लेखक यहाँ पे आ जाता है। इस रचना की खास बात है, कथा है, लेकिन कथा बहुत आत्मपरक है, एक निबंध भी आ जाता है। मतलब बहुत ही खूबसूरती से ताना बाना बुनते हैं। फिर कहते हैं परसाई, मैं चिंतित हूँ, विधायक से पूछता हूँ कि अकाल, वो चिंतित हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं यार, 11 विधायक कम है, अगर हो जाए तो सरकार बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे व्यंग कैसे पैदा किया है परसाई जी ने। फिर वो यूज करते हैं एक मात्रा, मात्रा कहाँ है कि हमारी तरफ आ जाए तो मिनिस्ट्री बन सकती है। हर आदमी का अपना अपना अकाल होता है, इसका अकाल दूसरा है, इन्हें सिर्फ 11 क्विंटल विधायक मिल जाए। अब यहाँ क्विंटल शब्द से देखिए व्यंजना पैदा हो जाती है। व्यंग के उपकरण के बात हुई थी पहले इस सत्र में, व्यंग धारा के सत्र में। अब ये क्विंटल देना ही व्यंजना पैदा कर, 11 विधायक कम है, लेकिन क्विंटल कहा, गेहूं और ये क्विंटल उनके लिए खाने की चीजें। तो ये सारी बातें होती हैं, ये रचना चलती रहती है, सबका अपना अपना अकाल है। दिन में ये सब सोचता हूँ और रात में को विचित्र सपने आते हैं। सपना बहुत अच्छा, परसाई जी ने यहाँ पे सपने का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रूपक लिया, और उनको सपने काफी तंग करते हैं, और सपना होना ही चाहिए। एक राइटर के पास अगर सपना नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अच्छा, फिर जब अकाल उत्सव मनाया जाता है, आप देखिए परसाई की एक खास बात जो इस रचना में मुझे लगती है, आपको मजा आता है, आप चुटकी लेते हैं, लेकिन वो करुणा में कैसे ले आते हैं, ये परसाई से सीखने वाली बात है। जो व्यंग मजे मजे के लिए लिखा जाता है, जो अभी मत लाइट कम हो रही, जो व्यंग कहते मजे मजे के लिए लिखा रहता है, या मजा आना चाहिए, हंसी आनी चाहिए। आप एक उदाहरण देखें जो मैं आप सबका, सुधीजनों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। अकाल उत्सव हो रहा है, कुछ परेड उरेड हो रही है, ओवरसियर और मेड उनसे अपने लिए छाट रहे हैं, महिलाएं जा रही, महिलाएं गा रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, अकाल उत्सव हो रहा। अरे मगर इस सामने वाली को तो देखो, 2-4 पूरी रोटी खा ले तो परी हो जाए। अब देखिए ये कहाँ कितनी करुणा है, वो सूखी गठरी सी है औरत, और वहां अधिकारी लोग अपने चीजों को देख रहे हैं अपने तरीके से। अब वो कहे 2-4 रोटी खा ले तो उसका बदन गदराया हो जाएगा, भरी हो जाए। कितनी करुणा आती है, कितनी करुणा, कितने खूबसूरती से बिना शोध किए परसाई जी ने करुणा को कर दिया, जो व्यंग की खासियत है, बिना करुणा के व्यंग नहीं होता। तो ये देखिए, फिर उसके बाद सारी बातें होती हैं।
और फिर आगे आइए, जो आदमी की जिजीविषा पे है उस पे परसाई जी आते हैं, कहते हैं कि ये हड्डी है, सब हड्डी है, जो आम आदमी है हड्डियों को जोड़ के आदमी के पुतले बनाकर खड़े कर दिए गए। बताइए इससे बड़ी करुणा क्या होगी। दिल को चीर देते हैं। वो आज गालिब का वो भी है ना जन्मदिन, तो ये तीर जो है ना, जो गालिब एक शेर है, वो तीर धस जाता है, वो खलिश पैदा होती है कि उनको जोड़ दिया गया, हड्डियों का ढांचा है, जोड़ दिया गया है ना। सिर मील भर दूर पड़ा हो तो भी जुड़ जाता है। अब बताइए, पर सोचता हूं जीवित क्यों है, ये मरने की इच्छा को खा जाते हैं। आपने सुना होगा इससे बढ़िया तो मर ही जाते, आदमी कहता है तंग आके, लेकिन परसाई कहते हैं कि ये मरने की इच्छा खा जाते। ये आम आदमी की पीड़ा को, संत्रास को किस तरह दिखाते हैं कि वो जीने की इच्छा को ही, मरने की इच्छा को ही खा जाते हैं। मरने की इच्छा में पोषक तत्व होते हैं। फिर अकाल उत्सव शुरू होता है। अब इसमें अगर आप विधायक का जो स्पीच सुनेंगे, बहुत तगड़े, आज से आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यंजना के साथ उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक रस्मी चीज होती है ना, और उसको इसमें दिखाया गया है। और फिर आप आगे आएंगे, परसाई जो कविता लिखे थे शुरू में, परसाई की एक बात आपको बड़ी आश्चर्यचकित करेगी, जो इन्होंने हास्य रस वाली कविता लिखी है, वो वाकई अगर मंच पे ये सुना देंगे तो बहुत ताली बजेगी। मंच पे कई बार जाने का अवसर भी मिला मुझे, जो बिल्ली वाली है, आप सबने ये रचना पढ़ी होगी, तो वाकई इस पे ताली पड़ जाएगी। बहुत ही बेहतरीन चीज है। फिर आइए, आगे आइए। भूखे लोग बिला रहे हैं, चीजें हो रही हैं, घोरों का अपना है। अच्छा एक बात देखिए, ये रचना इतनी बड़ी है, सारी चीजें हो रही हैं, फिर इसमें एक ये भी इशारा है कि सरकार बदल लो, क्योंकि ठेकेदार और इन लोगों का मामला दूसरा हो जाता है। फिर कहते हैं सरकार बदल लो, सरकार बदल लेंगे तो क्या चीजें बदल जाएंगी? इसमें वो संकेत होता है कि वो अभिशप्त है। बदलेंगे कब? इसमें परसाई बहुत खूबसूरती से संकेत देते हैं कि तुम ये बदलो और हमारा फंडा क्लियर होगा, जमाखोरी करेगा और मुनाफा वाला मुनाफा खाएगा। ऐसे आप देखिए कि जगेंगे कब? जब आपको सपने आने लगेंगे, जब आप जगेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। जहां से एक आदमी जब होगा, एक परिवार, जब एक औरत शिक्षित होगी तो उसका परिवार होता है। आप उस परसाई उस मूल तक चले जाते हैं। इसमें ये भी लिख देते हैं कि सरकार बदल रही है, आप हमको वोट दो, पिछली बार नहीं दिया, उनका अपने लॉजिक होते हैं, इस रचना में दिया गया। तो परसाई उस तरफ भी इशारा करते हैं जो मूल है। अगर हम जाति धर्म के खेमे में बढ़ेंगे, इसमें अन्न को ब्रह्म कहा गया है, और उसके बाद आनंद आता है। आनंद पहले नहीं आता, पेट भरा होगा तभी आनंद आएगा, उसके बाद की चीजें हैं। तो परसाई उस तरफ भी इशारा करते हैं, चीजों को लेते हैं। इसमें धर्म भी है, इसमें रामायण की बात भी आई, इसमें की भी बात आई, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से वो चीज दिखाते हैं कि हम जो है कितने चीजों में हैं और किस तरह शिकंजा कसा गया है कि हम उसके अतिरिक्त सोच भी नहीं पाते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। परसाई जी को सपने आते हैं, क्योंकि उनमें छटपटाहट है, वो बदलने की चाह रखते हैं, तो सपने आते हैं। और देखिए, एक मैं इशारा करना चाहूंगा, वे कितने सुखी हैं जिन्हें सपने नहीं आते हैं। मुझे लगने लगा है कि वही सुख की गहरी नींद सोता है जिसे सपने नहीं आते। मेरा पहले ख्याल था कि सूअर और कुत्ता ऐसे प्राणी हैं जिन्हें सपने नहीं आते हैं, पर अब अन्न का दाना ना मिलने में से चूहों को भी सपने आते हैं। मतलब ये किस तरह चोट करते हैं, किस तरह इशारा करते हैं कि चूहों को भी सपने आते हैं, अन्न ना मिले। एक चूहा बागी हो सकता है, बागी का मतलब परिवर्तन कांक्षी, जो चीज यथास्थिति को तोड़ना। इसको सिस्टम के विरुद्ध नहीं समझा जाना चाहिए, जो अमूमन जो सत्ताधारी अपनी परिभाषा दे देते हैं। आज आप देख रहे हैं, आप हमसे हैं तो सब फ्रेम सेट है, किसको क्या कह देना, किसको क्या कह देना। आज तो ये बात हो रही है कि असली आंदोलन तो सत्ता तय करेगा। आज किसान विरोधी व्यंग लिखे जा रहे हैं। आज मतलब इस तरीके से अकाल उत्सव हो रहा है। आज परसाई की जरूरत बहुत ज्यादा है। वो अलग बात है, आप कब तक परसाई करेंगे, अनूप मणि कब लिखेंगे, शशिकांत जी तो खैर लिख ही रहे हैं, और हम लोग कब लिखेंगे, नई चीज क्या आएगी।
लेकिन परसाई क्यों आपको बार बार याद आता है? आप देखिए ना, सत्ता जिसको बोलेगी कि ये आंदोलन प्योर है, आज सत्ता सेट कर रही है कि क्या आंदोलन प्योर होगा, इसमें फलाने हैं, पिछले साल वो थे तो वो थे, उसके अपने क्राइटेरिया हो गए, ये है, फलाना है, ये ढिमका, उसने बांट रखे हैं, ये वो है वो है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। सपने आते हैं, खैर परसाई कहते हैं मगर लोगों को उत्सव मनाने की आदत हो गई है। चूहा चूहा अन्न न मिले तो वो सोचता है, लेकिन लोगों को उत्सव मनाने की आदत हो गई है। कोई नया इवेंट कर दीजिए साहब, कोई भी नया इवेंट कर दीजिए, तो हम जो है मैं एक बात कहना चाहूंगा बड़े विनम्रता से, आज प्रसाद हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, आज रोटी महत्व नहीं रखती साहब। आज हम प्रसाद पाके ही धन्य हो गए, प्रसाद तो थोड़ा ही मिलता है ना। तो ये इस चीज को इशारा बहुत प्यार से करते हैं और उनको भयंकर सपने आते हैं परसाई जी को। और फिर देखिए परसाई दूसरी तरीके से इशारा करते, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन परसाई देखिए, एक बात है इस रचना में, खास बात है कि परसाई निराश नहीं होते, क्योंकि आप देखिए इस रचना में कोई हाथ खा रहा है विधायक का, कोई पैर खा रहा है, जनता का मतलब उसको विधायक का पैर गायब है, हाथ गायब है। फिर आप देखेंगे संसद और विधानसभा की ईंटें खाई जा रही हैं। जी हाँ, मुर्गा पकड़ा था तो वो ईंटें खाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा संकेत परसाई देते हैं, उस संकेत को कि जनता जो है अल्टीमेटली जागेगी। सपना क्या है? सपना यही है कि जनता जागेगी, जो ये अन्याय है या आप धोखा देते हैं या चीजें करते हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, वो नहीं होगा। वो ईंटें खाने लगी, वो लोगों को विधायक किसी का वो है, वो उठेगी, अपने हक के लिए उठेगी और बोलेगी, भले आप उसको जो भी कहे, जो भी तमगा दे सत्ता की तरफ, वो उठेगी। यहाँ पे परसाई बिल्कुल साफ कहते हैं। फिर कहते हैं कि आखिर में विधानसभा और संसद की इमारतों के पत्थर और ईंटें काट काट खाने लगे। भयंकर सपना, मेरी नींद टूट गई, मैं पसीने से लथपथ हो जाता हूँ, घबराहट होती है, क्या करूं, सपना ही तो है, यह सोचकर शांत होना चाहता हूं। अब इस मैं पंक्ति पे गौर करें, सपना ही तो है, यह सोचकर मैं शांत हो जाना चाहता हूं। अब इसको आप डिकोड कर लें, सपना ही तो है, बहुत दूर तक ये पंक्ति जाती है। अब आगे आते हैं, बस खत्म होता है कि फिर उनको सपने आते हैं, त्रिजटा सीता संवाद है, फिर वो बोलते हैं कि सपना है। जब सीता मैया होती हैं तो व्याकुल होती हैं, तो त्रिजटा उनको देती है कि मैंने सपना देखा। राक्षसनी सब तंग न कर तो बोलती है कि सपना देखा है, सब मर गए हैं, तो ये तो सारी डर जाती हैं, तो सीता जी को वो लेकर। तो ये कुल मिला के एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही प्रभावशाली रचना है, और जिसमें आप सारी चीजें देख लेंगे, कैसे प्रभाव, फैंटेसी, सारी चीजें हैं, संकेत, आत्मवाद, मतलब एवरीथिंग। गजब की प्रभावी रचना है और बहुत ही मुतासिर करती है। लेकिन एक बात तो जो मैं लास्ट में कहूंगा, एक चीज मैंने और की लास्ट में रचना में दो चीजें कुछ मुझे लगा मिसप्रिंट है, क्या है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, आप सब बताएंगे। परसाई कहते हैं कि लंका कांड, वो जो त्रिजटा का पंक्ति लिखते हैं, ये सपना मैं कही बिचारी, तो मुझे लगता है ये लंका कांड नहीं है, ये सुंदर कांड है। मुझे लगता है ये विद्वान ये लंका कांड कहते हैं, संयोग से मैं लंका कांड निकल पड़ता है। अब इन्वर्टेड कॉमा है तो किस लिए है ये मैं समझ नहीं पाया। ये जो पंक्ति करते हैं वो सुंदर कांड की पंक्ति है। तो ये चीज मुझे लगा खटका, ये आप देखें ये मिसप्रिंट है या क्या है। और फिर वो जो पंक्ति लिखते हैं कि यह सपना मैं कही बिचारी, तो जब मैंने ये गीता प्रेस का आज रामायण में देखा, उनका रामचरितमानस में, तो बिचारी की जगह मुझे पुकारी दिखा, बिचारी नहीं दिखा, बिचारी शब्द नहीं मिला। तो मुझे लगता कि मिसप्रिंट है कि क्या है, वहां पुकारी है और लंका कांड संयोग से लंका कांड का, वो सुंदर कांड में है ये पंक्ति, लंका कांड में है त्रिजटा का संवाद, लेकिन वो नहीं है, ये जो है सुंदर कांड में। तो ये दो मेरी थोड़ी शंकाएं हैं, तो आप लोग देखेंगे कि क्या है, कि मिसप्रिंट है या क्या किए हैं। बिचारी लिखते हैं लेकिन मुझे बिचारी मिला नहीं, पुकारी मिला। मैंने आज रामायण देखा गीता प्रेस वाला, तो मुझे पुकारी मिला। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अभी ग्रुप में।
आदरणीय रमेश जी को। बहरहाल तो ये मिसप्रिंट हो सकता है या जो भी हो, अभी इस पे हम करेंगे कि ये सुंदर कांड है था, लंका कांड क्यों लिखे, तो इस पे हम देखा जाएगा। लेकिन ये कोई तथ्यात्मक त्रुटि से मैं स्पष्ट करूँ, कोई रचना कमजोर नहीं होती, हो जाता है ये चीजें, ये मिसप्रिंट हो, लेकिन कुल मिला के ये जबरदस्त रचना है और पढ़ा जाने वाला है। ये पूरी उपन्यास की मुझे वो लगती है, अगर ठहर के लिखा जाए तो उपन्यास हो सकता है। बेचारी नहीं, मैंने देखा वो रामायण में पुकारी है बेचारी जी का। बाहर आप सभी का धन्यवाद, व्यंगधारा समूह का धन्यवाद मुझे अपनी बात रखने के लिए। वक्त आगे भी है, कई सारी बातें बाद में होंगी। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, और अपने विस्तार से अपनी बातें यहाँ साझा की हम लोगों के साथ, और मैं देख रहा हूँ जी। धन्यवाद सभी मित्रों का। और बिना किसी भूमिका के मैं आज की जो हमारी गोष्ठी के हमारे अंतिम रचना पर जो बात करने वाले हैं हमारे आदरणीय साथी श्री रमेश सैनी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और आज जो आपने जिस रचना पे आपको बोलना है वो है पवित्रता का दौरा। तो पवित्रता का दौरा रचना पर हमारे साथी अग्रज आदरणीय रमेश सैनी जी, आपका स्वागत है। आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रमेश सैनी जी। धन्यवाद तिवारी जी और सबको नमस्कार। आज परसाई जी के रचना के बहाने उनकी जो शैली है, जो कथ है, जो एक रचाव का तरीका है, उस पर काफी बातचीत हुई। जो पवित्रता का द्वारा जो रचना है, जैसे कि हमारे पूर्व के मित्रों ने बोला कि रचना के शीर्षक में ही बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं, यह खासियत परसाई जी में थी। और ये पवित्रता का दौरा भी आप जब हम लगाएंगे, दौरा किस चीज का होता है, या भागने वाले का या चक्कर आने वाले का। तो ये पवित्रता का दौरे को लेकर हम सब लोग बहुत से परेशान रहते हैं समाज में, क्योंकि जो व्यक्ति है या समाज के लोग यह मान के चलते, एक व्यक्ति खासकर जो मान के चलता है कि समाज बहुत खराब है, समाज में बहुत अनैतिकता है, समाज में बहुत भ्रष्टाचार है, समाज में बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर रहा नहीं जा सकता है। और इस स्थितियों के बीच में वह यह महसूस करता है कि हमें समाज में एकांत चाहिए, जहां की मैं पवित्र रह सकूं। अद्भुत स्थिति है कि वो पवित्रता का जो दौरा है, मतलब आदमी पवित्रता चाहता है, किंतु जब हम आगे विश्लेषण में जाते हैं व्यक्ति के चरित्र में या व्यक्ति के पृष्ठभूमि में या जहाँ काम कर रहा है, जिस समाज में रह रहा है, तो वहां पर पवित्रता की खोज करता, पवित्रता मिलती नहीं है। परसाई जी कहीं कहते हैं कि मैं साहित्य का व्यक्ति हूं, मैं लेखक साहित्यकार हूं, साहित्य लिखना बहुत पवित्रता का काम है, और मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं साहित्यकार हूं तो दूसरा आदमी तुच्छ है, और हर आदमी सामने वाले को अपवित्र समझता है। यह एक व्यक्ति है, और इसी को केंद्र बिंदु लेकर परसाई जी आगे बढ़ते हैं। और परसाई जी को पवित्रता के शब्द के प्रति उनका जो कहना है कि पवित्रता एक बहुत कायर चीज है, सबसे डरती है और सबसे अपनी रक्षा के लिए सचेत रहती है। अपने पवित्र होने का एहसास आदमी को मदमाता है, वह उठे हुए सांड की तरह लोगों को सींग मारता है, ठेले उल्टाता है, बच्चों को रगेटता है। पवित्रता की भावना से भरा लेखक उस मोर की तरह होता है जिसके पांव में घुंघरू बांध दिए गए हैं। वह एक इत्र की ऐसी शीशी है जो गंदी नाली के किनारे दुकान पर रखी है, और हर इत्र गंदगी के डर से शीशी में ही बंद रहता है। मतलब गंदगी इतनी ज्यादा फैल गई है कि
परसाई जी ये कल्पना करते हैं कि इत्र भी बाहर नहीं निकलना चाहता, और पवित्रता के दौरे में आज हर क्षेत्र में अगर हम सोचें तो पवित्रता न राजनीति में रह गई है, न व्यक्ति के चरित्र में रह गई है, न किसी संस्कार में रह गई है। और इस बात को प्रसाद जी जब आरंभ करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास एक चिट्ठी आई एक साहित्य संस्था की, उनके सचिव थे, और उन्होंने कहा था, बहुत बड़ी संस्था है, लाखों का फंड है उनके पास, किंतु जब सदस्यों को बुलाते हैं तो पैसे भी नहीं देते हैं, प्रसाद जी ऐसा कहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी संस्था का जहां ऑफिस है वहां पर एक सिनेमा हॉल बनने की स्वीकृति मिलने वाली है, हमको विरोध करना है, साहित्य में शांति और पवित्रता की ज्यादा जरूरत है, और सिनेमा वहां पर अशांति फैला देगा, पवित्रता भंग कर देगा। तो इसके लिए हमें आंदोलन करना है, और आप विरोध मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजना, आप उसमें दस्तखत कर दीजिए। और प्रसाद जी सोचते हैं कि शांति के लिए, साहित्य की पवित्रता के लिए सिनेमा को वो बंद करवाना चाहते हैं, किंतु वही संस्था के सचिव और उसी संस्था के लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, और वो अपने जो मीटिंग में लोग सदस्य आते हैं उनका भी पैसा पवित्र काम के लिए खुद डका जाते हैं। उन्हें ऐसी पवित्रता है। तो मतलब आदमी का जो दोहरापन है, जो इवन लेखक का भी जो दोहरापन देखते हैं हम, वो कि आज का लेखक इतना स्थितिवाद हो गया है, वह दोहरेपन में से को बचा नहीं पाता है। वह अपने को पवित्र कहता है और दूसरे को भ्रष्ट कहता है। इसमें आज के लेखक को भी हम जब तोलते हैं इस पवित्रता के साथ, तो किसान के आंदोलन को, किसानों को तो कह देता है किसान नहीं है, मतलब एक सिद्ध करने में लगा हुआ है। और जहां जब उस वंचितों के विरोध में लिखना चाहिए, वह बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ खड़ा दिखता है और कहता कि मैं व्यंग लिख रहा हूं या फिर उनके साथ हूं। तो यह जो लेखक का दोहरापन है, यह हमेशा रहा है। आज की बात, हमेशा जो दोहरे जीवन जी रहे हैं लोग, इस बात को इस दौर में काफी अच्छे से समझा जा सकता है। एक और बात है, प्रसाद जी से उनके मित्र कहते हैं कि मित्र, आपने वीणा वादिनी का अंचल संभाला है, आप उसमें मोतियां भर दीजिए। अब क्या अद्भुत बात है, वो तो प्रसाद जी कहते हैं कि आप उसको गंदा करते रहें, वीणा वादिनी के आंचल को आप गंदा करते रहें और हम उसमें मोतियां भरने का काम करें। मतलब यही लेखक का दोहरापन है। और इसको मतलब पवित्रता के क्षेत्र से, कि अगला आदमी चाहता कि मुझे हर चीज पवित्र मिले, वो खुद पवित्र नहीं है। पवित्रता की कामना बड़ी गजब की है। और इसी बात को मतलब हर तबके में, हर चीज में हम देख सकते हैं। ऐसा ही एक लेखक कहता है प्रसाद जी से इस पवित्रता की बात पर कि आप कुछ शाश्वत लिखिए।
जिससे जिंदा रहें। तो परसाई जी ने बोला कि मैं शाश्वत ही लिखता हूं, और ये सट्टे के फिगर लिखने वाले रोज मरते हैं और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा या जिंदा रहूंगा। परसाई जी ऐसे ही एक और बात पे बोलते हैं कि परसाई जी कहते हैं कि आप तो स्कूल मास्टर हो, स्कूल मास्टर रहते हुए आप इतना अच्छा लिख लेते हो, मैं तो समझता था आप प्रोफेसर हो। क्या बात है, मतलब एक प्रोफेसर अपनी पवित्रता को कायम करने के लिए दूसरों को, मतलब सामने वाले परसाई जी को या छोटे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कहता है कि आप स्कूल मास्टर, मतलब स्कूल मास्टर लिख ही नहीं सकता। तो परसाई जी यहाँ पर कहते हैं कि आप मैं जो लिख रहे हैं, मैं स्कूल मास्टर हूं और लिखता रहूंगा, किंतु बाद में कहते हैं वो प्रोफेसर तो चले गए और मतलब प्रोफेसर हैं, उनको मेरी लिखी हुई रचना को कोर्स में पढ़ाना पड़ता है। मतलब क्या, मतलब एक झूठा अभिमान, झूठी पवित्रता लोग लाद के चल रहे हैं। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं। एक मतलब वो लेखक के मतलब जो चरित्र है उसके बारे में बोलते हैं। मैं सोचता हूं हम कहाँ के पवित्र हैं, हम कहाँ से पवित्र हैं। हम में से अधिकांश ने अपनी लेखनी को रंडी बना दिया है, जो पैसे के लिए किसी के भी साथ सो सकती है। सत्ता इस लेखनी से बलात्कार करती है और हम रिपोर्ट तक नहीं करते। और आगे लिखते हैं कि मैंने नीचों की तारीफ में नहीं लिखा, कितना मिथ्या प्रचार मैंने नहीं किया। अखबारों के मालिक का रूप देखकर मेरे सत्य के रूप बदले हैं। मुझसे सिनेमा के चाहे जैसे डायलॉग लिखवा लो। तो कहने का अर्थ है कि आज भी जब परसाई जी ने लिखा था, क्योंकि परसाई जी को यह मान के चलता हूं कि वो अनुभव के लेखक हैं। उनमें उनकी जो रचनाएं हैं, अनुभव की रचनाएं हैं, व्यापक गहरे तक जाती हैं, प्रामाणिकता से बात करती हैं और भारतीय समाज में या बाहरी यथार्थ को ही नहीं, वो अपने विरोधाभासों को भी मनोविज्ञान के साथ विश्लेषित करते हैं। तो वो अनुभव के लेखक हैं, अनुभव के वजह से उन्होंने इतना विस्तार दिया और उनकी जो रचनाएं, जो विसंगतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो उन पर पिन पॉइंट करती ही करती है। इसके साथ एक और बात होती है कि पर एक इस जगह पर सिनेमा बनने वाला है, सिनेमा हॉल बनने वाला है। एक दूसरी घटना है इसमें, जब सिनेमा हॉल बनने वाला है तो वहां के स्थानीय लोग बोलते हैं, कहते हैं कि सिनेमा हॉल नहीं बनना चाहिए, यहाँ यह शरीफों का मोहल्ला है। और परसाई जी से वो मित्र कहते हैं, देखिए यहाँ सिनेमा हॉल बन रहा है और इस सिनेमा हॉल में जो अपवित्रता फैलेगी। और यहाँ पर फिर आगे बात करते कि एक महिला इसी मोहल्ले में एक पुरुष से मिलने आती है। तो परसाई जी उससे पूछते हैं, तो पुरुष से मिलने आती ना? हाँ, तो क्या वो मोहल्ला शरीफों का, इसलिए तो यहाँ पर पुरुष से मिलने आती है, उसकी स्वतंत्रता है, मतलब ये चीज है। अगर गुंडों का मोहल्ला होता तो कहाँ से मिलने आती यहाँ पर? तो
यहाँ पर उस व्यक्ति का द्वारा जो चरित्र है कि हम शरीफ हैं, किंतु वो स्त्री जो दूसरे पुरुष से मिलने आती है वो उसकी पवित्रता संदेह में है। तो हर आदमी, हर व्यक्ति का चरित्र दूसरे की पवित्रता को खोजने में लगा, दूसरे की ईमानदारी को तोलने में लगा हुआ है, और अपनी ईमानदारी या अपनी पवित्रता को एक किनारे रख कर बात करता हूं। इसी पवित्रता को लेकर आज भी बहुत से सवाल उठते हैं। जब हम कुछ घटनाएं देखते हैं, कुछ चीज कि प्रसाद जी भी एक जगह लिखते हैं कि मंदिर के बाजू में एक जो शराब की दुकान थी, वो शराब की दुकान का विरोध होता है तो वो दुकान हट जाती है। तो प्रसाद जी बोलते हैं कि जो मंदिर का सब जो पुजारी है, शराब की दुकान हटने से वो सबसे ज्यादा पहले वही दुखी होता है। उसको लगता है अब मुझे बहुत दूर खरीदने जाना पड़ेगा, यहाँ तो पुजारी कभी फ्री में भी पिला देता था। तो एक मंदिर में बैठा पुजारी को हम किस मामले से, उसको किस पैमाने से उसकी पवित्रता नापेंगे, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। मतलब आदमी दिखता कुछ है, करता कुछ है, किंतु अंदर से कुछ और ही होता है। और अंदर की जो चीजें हैं, अंदर को जो खगालने का काम है, वो प्रसाद जी ने बहुत अच्छे से ढंग से उजागर किया है, बहुत ज्यादा विस्फोटित ढंग से उसको लोगों के सामने लाया है कि आदमी, एक पुजारी कहता है मुझे शराब लेने जाना पड़ेगा। मतलब अब पुजारी और इसके मतलब दोनों का कोई काम नहीं है, संबंध ही नहीं है पवित्रता के मामले में। तो किंतु वहां पर पुजारी की पवित्रता किनारे पर हो जाती है और सामने वाला जो श्रोता या भक्त है वो पुजारी को पुजारी मानता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं इन चीजों पे कि हम जो समाज में हम जो देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारी पवित्रता तो पवित्रता है ही नहीं है, क्योंकि दूसरे भी हमारी पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मतलब यह समाज पूरी तरह ऐसा लगता अपवित्र है, और इस अपवित्रता को सफाई के लिए, सफाई तो बहुत मुश्किल काम है, किंतु कहीं ना कहीं मतलब बिंदु को पिन पॉइंट करने के लिए, उनके लिए असर करने के लिए कि कोई ना कोई ऐसा लेखक चाहिए। और प्रसाद जी ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। और एक बात और भी है, प्रसाद जी के समकालीन उनके मित्र मुक्तिबोध भी रहे। मुक्तिबोध की भी रचना उसी चीजों को उजागर करने वाली थी जो प्रसाद अपने गद्य में करते हैं। तो उनकी चिंता जो है, एक नीचे जो जिसको व्यक्ति है, जिसको चारित्रिक ढंग से भी हम कुछ भी नाप लें, और किंतु वहां पर बहुत से प्रश्न उठते हैं कि जो छोटे तबके की बात हो जाती है, जो दलित वर्ग की बात हो जाती है, या कुछ और बात हो जाती है, और दूसरे वर्ग में भी है, वहां पर भी यही पवित्रता के प्रश्न उठते हैं। हमने बहुत जगह देखा है, पहले राजा महाराजाओं के समय भी, या एक दलित स्त्री के साथ संबंध कर लेंगे और बाद में पवित्र बनी रहेंगे। तो ये दोहरे चरित्र की बात है, ये दोहरा चरित्र को प्रसाद जी जगह जगह उजागर करते हैं। और बाद में जब
सिनेमा हॉल की विरोध की बात आती है तो वहां पर परसाई जी कहते हैं कि विरोधी पक्ष का भी एक जिस संस्था का मैं सदस्य था उसके विरोधी पक्ष का भी पत्र आया और पत्र आने के बाद उसमें लिखा कि जो वर्तमान सचिव है वो कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब कुछ है। तो परसाई जी बहुत खुश हो जाते हैं कि जो मेरा पवित्रता का दौरा है, मेरा जो पवित्रता का नशा था वो उतर गया, मैं बहुत हल्का हो गया हूं। और उस हल्केपन को मतलब बहुत कि अब मुझे पवित्रता से किसी प्रकार का मतलब खतरा नहीं है। वो लिखते हैं कि शाम वाले पत्र से मैं हल्का हो गया, पवित्रता का मेरा नशा उतर गया। मैंने सोचा साहित्य भवन के सचिव को लिखूं। मुझे दूसरे पक्ष का पत्र मिल गया है जिसमें बताया गया है कि अपनी संस्था में कितना भ्रष्टाचार है। अब तो सिनेमा मालिक को ही मांग करना चाहिए कि वह साहित्य की संस्था को यहां से हटा ले, जिससे हमारे दर्शकों की नैतिकता पर बुरा असर न पड़े। इसमें भी भ्रष्टाचार है। क्या व्यंग किया है, मतलब पूरा पूरा सवाल लेखक के ऊपर, साहित्यिक संस्थाओं पर, साहित्य पर सवाल उठा दिया है कि आप खुद भ्रष्ट हो और सिनेमा को आप अपवित्र मान के चल रहे हो, जबकि आपकी यहाँ पर नैतिकता भी नहीं बची। और सिनेमा जैसा है वैसा तो हम दिखा रहे हैं, किंतु आपको जैसा होना चाहिए था वैसा आप नहीं दिख रहे हो। तो यह दिखने का बात है कि हम दिखते क्या हैं। और मैं अनेक बार इस बात को कहता हूं कि आप अगर लेखक हो, आप व्यंग्यकार हो, तो व्यंग्यकार के जैसा दिखो भी और व्यंग्यकार का जैसा व्यवहार भी करो, जैसा परसाई जी करते रहे हैं। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं करी है कि कौन मेरे ऊपर आक्षेप लगाएगा या हमला करेगा या जो भी बात है उसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं करी है और वो करते रहे। इसलिए आज हम जब परसाई को कहीं से भी घूमे, अगर व्यंग्य की बात जब वो करते तो परसाई से ही शुरू होती है और कहीं तक बहुत हद तक परसाई जी पे भी खत्म हो जाती है। क्योंकि आज हम तलाश रहे हैं कि ऐसी बात कहने वाला अभी कौन दूसरा है, अभी तलाश जारी है। इतने जी कंप्लीट करिए आप। तो यहाँ पर हम जब इस रचना के माध्यम से जो लोगों के व्यवहार में पवित्रता का दौरा बना रहता है, चाहे वो साधु संत हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दूसरे नीचे के तबके लोग, जहाँ पे कि हम पवित्रता की आकांक्षा करते हैं, वहां पर हमें सही में पवित्रता देखने नहीं मिलती है और वहां पर पूरा समाज कहीं ना कहीं अपवित्र दिखता है। और इस अपवित्रता को रेखांकित करने के लिए हमें परसाई चाहिए, परसाई जी ही चाहिए। क्योंकि बहुत दिनों के बाद, कबीर के बाद बीच का पूरा समय चला गया, 300-400 साल बाद में कबीर जैसा परसाई जी आए। किंतु अब हमें क्योंकि हम व्यंग्य की चिंता करने वाले लोग बहुत से हैं, इस पर सक्रिय भी हैं और इसकी चिंता भी करते हैं, किंतु एक बात मैं हमेशा महसूस करते हैं कि जो लोग पवित्रता के नाम पर अपवित्रता फैला रहे हैं उनको भी रेखांकित करना पड़ेगा, जब जाकर हम उस पवित्रता की जगह पर या परसाई को मतलब के साथ हम चल पाएंगे, परसाई जी के पीछे या परसाई जी के लाइन पर। और परसाई जी जैसी बात कर अगर वो हम काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस अपवित्रता को भी
ढोने में हमारा भी कंधा टूटेगा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से इन बातों को, अपने वक्तव्य को रखा। एक प्रश्न आया है हमारे आदरणीय साथी डॉक्टर प्रमोद कुमार चमोली जी का, और दूसरा मैं देख रहा हूँ शशि जी का भी एक प्रश्न है। तो मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार चमोली जी का जो प्रश्न है कि व्यंग्य यदि केवल विचार है तो व्यंग्य की विधा अलग क्यों है, कोई भी वैचारिक आलेख व्यंग्य क्यों नहीं कहा जाता है? तो शशि जी अगर आप चाहें तो इस प्रश्न पर अपनी राय रखें संक्षेप में, फिर आपका जो प्रश्न है मैं उसको कोशिश करूंगा कि अनूपमणि जी तिवारी जी जी ठीक, चमोली जी का प्रश्न मैंने पढ़ा था। जी जी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के ये कहूंगा कि व्यंग्य ही नहीं, संपूर्ण साहित्य का जो प्राण तत्व है वह विचार है। ठीक। आप देखिए, अकाल उत्सव में जो परसाई कह रहे हैं व्यंग में, क्या कफन कहानी में प्रेमचंद वही बात नहीं कह रहे हैं? और ठीक वही बात कविता में नागार्जुन कह रहे हैं अकाल के बाद में। तो भाई, संपूर्ण साहित्य का जो प्राण तत्व है वही है विचार। विधा तो तकनीक है, आप उस बात को, अपने विचारों को किस तकनीक में, किस तरीके से कहने में आप सहज हैं। व्यक्ति अपनी सुविधा से, अपने स्वभाव से अपनी एक विधा चुन लेता है। इसलिए व्यंग्य ही नहीं, सारा जो साहित्य है वह विचार पर ही निर्भर है। तिवारी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शशिकांत सिंह शशि जी का प्रश्न है, तो मैं निवेदन करता हूं हमारे अनूपमणि भाई से कि वो इस प्रश्न पर अगर अपनी राय कुछ रखें कि विमर्श में जो क्रांतिकारी है फेसबुक पर शायर निकलता है, सबसे अधिक दोहरा चरित्र लेखक ही को क्यों दिखता है, लेखक ही क्यों दिखता है? अनूपमणि भाई अगर कुछ बात रखना चाहें तो। हमको फंसा दिए आप। ऐसे लगा हम ही पे ही किया गया है। हाँ ठीक है बात होनी चाहिए ना, बात होनी चाहिए। फेसबुक एक माध्यम है, जी बात होनी चाहिए। और रही बात लेखक की क्षमता से, तो मैं बताऊं, मैं अपनी बात करता हूं, मैं और लोगों का ठेका नहीं ले सकता, मैं अपनी बात कहता हूं। जो मैं सोचता हूँ, जो महसूस करता हूँ, मैं वो बोलता हूँ, मैं वो लिखता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ या किसान आंदोलन में मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसा मतलब नहीं कि मैं सोच नहीं रहा हूँ या मैं मेरे को उसको लेके तड़प नहीं है। लेखक, मैंने जैसे पिछले सत्र में कहा, लेखक को लेके बड़ी धारणा हो जाती है कि लेखक कोई महामानव सी चीज है ना। जैसे हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस बहुत क्रूर है, लेकिन वो सोसाइटी का ही हिस्सा है। तो लेखक भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, उसमें भी कमियां होती है। तो उसी तरीके से मुझ में भी कमियां हैं। हो सकता है उस वक्त वो नहीं बोलना चाह रहा, वक्त आने पे बोलना चाह रहा, या मनस्थिति उसकी कुछ और है, तो हम उसमें निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन शशि भाई, एक बात मैं कहूंगा, उसकी आप रचनाओं पे दृष्टिपात जरूर करें। अगर वो पिटने वालों के साथ नहीं खड़ा है, अगर वो ऐसी बातों पे व्यंग कर रहा है जो लोगों के हित में ना हो, है ना, तब आप उसको कटघरे में बिल्कुल खड़ा करें। तो यही मुझे कहना है। बाकी अगर वह, मैं कोशिश करता हूँ किसी को सक्रिय करने की, बोलने की, ठीक है, जी, गलती हुई तो माफ। नहीं कोई गलती नहीं, ये तो अच्छी बात है कि यही तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग सब मित्र ही एक दूसरे के आमने सामने बात करें और सवाल करें। होना भी चाहिए, व्यंग्यकार को तो फ्रैंक होना ही ईमानदारी से बात हो। एक जी बात और मैं कह दूं, व्यंग्यकार को तो फ्रैंक होना चाहिए। आप बताइए, अनूपमणि त्रिपाठी, मैंने तो आप पे भी तिवारी जी, मैंने आप पे भी व्यंग लिखा है, मैं तो सबके जी सामने कह रहा हूँ, मैंने जी बहुत जी तीखा व्यंग लिखा आप पे। तो जी जी हम जी तो एक दूसरे से लिखते ही हैं, और इसमें बुरा जी मानने वाली बात नहीं है। एक बार नहीं बताइए, कोई एक सी सिंपल सी बात है, हमने फलाने पे लिखा, अलाने पे लिखा, सत्ता पे लिखा, अगर मेरे ऊपर शशि भाई लिख दे, अगर मैं मुंह पुचका लूं, तो मैं फर्जी हूँ, सद व्यंगकार हूँ, सही काहे का व्यंगकार? तो वो तो सही होना बात। चाहिए। मैं एक बात और कर दूं, जो शशि भाई की बात आई, याद आई, वो रूस का था ना, वो दस्तोवेस्की, जिसको मारना था, फिर उसको नहीं मारा, फिर उसको साइबेरिया भेज दिया, आया, फिर उसने लिखा, और जार जो इतना क्रूर है शशि भाई, वो पढ़ के रो रहा है।
एक क्रूर आदमी आपका साहित्य पढ़ के रो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जीवन जो है विरोधाभास से भरी पड़ी है, कई सारी विसंगतियों से भरी है। तो लेखक भी उसका हिस्सा है। जार अगर रो रहा, जो गोली मरवा रहा, जितना क्रूर व्यक्ति है, वो एक उस लेखक का साहित्य पढ़ के रो रहा। तो इसी तरह एक लेखक भी गलत काम कर सकता है। मैं कोई एडवांटेज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए जी। लेकिन वो अनूप भाई, आपसे अनूप शुक्ल जी ने अगला प्रश्न पूछ दिया है, क्यों लिखा? क्या क्यों लिखा? अरे जी, मेरा एक प्रश्न और था। अच्छा जी जी, आप रखिए सर, मैं शायद छूट गया हूँ, आप रख मेरा एक प्रश्न और था कि ये सारी बातें हम किसको कह रहे हैं जी। तो इसके लिए किसको असाइन किया जाए, आप बताएं, अनूप मणि जी से या अनूप शुक्ल जी से? ये तो अपने आप से भी प्रश्न है, सबसे प्रश्न है कि हम किसको, आखिर हम ये जो विमर्श में बड़ी बड़ी बात किसको समझाते हैं? हम लोग तो चुप हैं। जी। तो अनूप शुक्ल जी, इस पर अपनी राय रखिए। ये सारी बातें हम लोग कह रहे हैं, आपस में कह रहे हैं, यही बातें दूर तक जाएंगी। घंटा घड़ियाल बजता है तो शहर में जाते हैं, दूर तक जाते हैं। कल बोधिसत्व की बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों ने बहुत सी कविताएं लिखी और उन लोगों के बारे में कविताएं लिखी जो कि घर से मतलब काम जहाँ था वहां से घर दूर जा रहे थे और ये, लेकिन वो उन तक कभी पहुंचे मतलब नहीं पहुंचेंगी शायद, लेकिन लिखी जा रही है, संवेदना बनी रहेगी, हो सकता है कभी उन तक पहुंचे और अंतिम परिणति तब होगी जब उनमें से कोई इसको महसूस करेगा और लिखेगा। तो हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग आज मतलब बातचीत कर रहे हैं और जहां तक जो है पहुंचेगी वहां तक पहुंचेगी। तो मतलब मेहनत करने में जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी कि अंतिम रूप से पहुंच जाए। जो है बहुत छोटा वर्ग है पढ़ने लिखने वालों का, समझने वालों का, और आपस में ही कह रहे हैं, फिर इसके बाद हो सकता है और दूर तक पहुंचेगी और मारक होगी और दूर तक पहुंचेगी। जो है मेरा समझ से यही है जी। धन्यवाद अनूप जी। और सैनी सर, एक प्रश्न है आपसे, अलका अग्रवाल जी का एक प्रश्न है जो मैं आपके पास भेज रहा हूं कि आजकल समूहों में यह होता है कि आज कौन कहाँ कितना छपा, सरोकार रो रहे हैं। आप क्या अपनी राय देंगे सैनी सर? इस पे तो अलका जी, अब ये स्थिति है कि ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि बहुत जल्दी छप जाते हैं, और जब छपने ऊपर वाले जब देता तो छप्पर फाड़ के देता है, फिर वो ये नहीं देता कि कहाँ क्या छप रहा है, क्या नहीं छापना है हमें। तो यह जो स्थिति है वो सरोकारों के लिए नहीं है, और जो लेखक जो छपना चाह रहे हैं उनका भी सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो उनका के पीछे सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है कि अभी लिखो और अभी तय है कि वहां पे छप जाएगा या उस पत्रिका में छप जाएगा, स्थानीय स्तर पर छप जाएगा, ये तय है। तो उसमें उनकी हड़बड़ी चल रही है, और जो हड़बड़ी ही हमें, हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, सामाजिक और मानवीय मूल हैं जिस पे हमें चिंता करना चाहिए, जो हमारे नैतिकता के सवाल उठते हैं समाज में, वो सब चीजें हमसे बहुत दूर जा रही। अगर यह हड़बड़ी ना हो, संपादक की सत्ता की शक्ति दिखे, तो साथ ये बहुत सी चीजें बच सकती हैं और हमारे सरोकार पर हम पर हावी हो जाएंगे कि आप हमें लिखिए, आप हमको बताइए, क्योंकि आप उनसे बच नहीं सकते, क्योंकि हड़बड़ी उनको बचा रही है और ऊपर वाली की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है, और यही हड़बड़ी कहीं ना कहीं व्यंग्य को नुकसान भी कर रही है जी। और धन्यवाद। शशि जी, एक प्रश्न है सुनीता जी का, सुनीता शानू जी का। जब लेखन वंचितों पर किया जाता है, व्यवस्था के खिलाफ किया जाता है, हम सब व्यंगकार हैं, परसाई जी हम सब के लिए आदर्श हैं, तो हम सब अलग अलग समूहों में क्यों बटे रहते हैं? क्या परसाई जी के समय भी उन्हें गुटबाजी का सामना करना पड़ा था? यहाँ थोड़ा सा मैं सुनीता शानू से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। सबके केंद्र में और सबके लिए परसाई आदर्श नहीं है। कुछ लोग परसाई को किनारे करने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं व्यंग में
कि सरोकार शब्द सुनते भड़क जाते हैं, जैसे लाल कपड़ा देख के वो क्या सांड भड़क जाता है। ये जो खेमे अलग अलग है ना, इसी वजह से है। सिर्फ 2 ही खेमा है अलका जी। एक खेमा है जो व्यंग को तमाशा बना के मदारी का रखना चाहता है, दूसरा खेमा है जो व्यंग के लिए जो वंचितों की लड़ाई मानता है। बस 2 ही खेमे हैं, और बाकी जो है वो दुकानें हैं जो अपनी अपनी सुविधा से चलाई जा रही हैं। धन्यवाद तिवारी जी। जी बहुत धन्यवाद। और अनूप मणि जी के लिए अलका जी का सवाल है कि ऐसे लोगों को किसने अधिकार दिया परसाई को अप्रासंगिक कहने का? अनूप मणि जी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, वो अलका जी कह रही, शशि जी मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दें, तो कृपया शशि जी आप उत्तर दें। अच्छा ठीक है, अनूप मणि जी आप बोल ले, फिर शशि जी बोले। अनूप भाई अनूप मणि जी बोले, आप बोलिए। नहीं, अब हमारी बेइज्जती हो गया। दोनों बोलेंगे तो और अच्छा है, 2 मत सामने आएंगे तो आपका भी स्वागत है। आपकी इज्जत को संभाल लिया है अनूप मणि जी, वो कह रही हैं दोनों लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले आप बोल लीजिए, फिर शशि जी बोलेंगे। वो उनके अंदर एक बड़ा अच्छा संवेदना है। खैर वो समझिए, देखिए आप परसाई को कुछ भी कहें, एक मुहावरा कह देता हूँ, चांद पे थूकना, बात खत्म हो जाती है। बाकी शशि भाई बताएंगे। जी धन्यवाद। जी शशि जी। मुझे वो लोमड़ी वाली कहानी याद आती है, जो अंगूर खाने जा रही थी जी। कूद तो रही थी, लेकिन अंगूर उसके मुंह में नहीं आ रहा था। लोग कूद तो रहे हैं परसाई के कद तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो संवेदना नहीं है, इसलिए वहां तक पहुंच नहीं पाते। अब अगर नहीं पहुंच पाए तो किसी तरह से अंगूर को खट्टे सिद्ध करने हैं, अधिकार किसी ने नहीं दिया है भाई। उनको तो अपने अधिकार खुद ही ले लेते हैं, और उनके पास तबला बजाने वाला एक गिरोह है जो उनके अंदर बैठे हुए कबीर को भी देख लेता है कि बैठा है कि सोया हुआ है कि क्या है, और फिर उसके हिसाब से वो लोग खुद ही बजा लेते हैं एक दूसरे के लिए ताली। अधिकार कौन देता है? और फिर साबित कर देते हैं कि परसाई तो अप्रासंगिक हो गए, परसाई को हटा देना चाहिए। तिवारी जी। जी, तो मैं देख रहा हूं कि लगभग सभी प्रश्न जितने भी साथियों ने रखा था वो हम लोगों ने लिया है, और यदि कोई साथी कुछ कहना चाहता है तो समय तो बहुत हो चुका है। 1-2 मिनट में अगर अपनी बात रखना चाहें तो कोई रखना चाहे तो रखे, फिर मैं मधु जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन के साथ अपनी बात रख देंगे। जी मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। हाँ, वैसे बहुत कम है वाकई जैसे परसाई जी पे बोलने के लिए 1 मिनट, लेकिन क्योंकि इतना कुछ है। पर हाँ, ये बात है कि एक पहल अच्छी है। हालांकि कुछ चीजें मुझे यहाँ मिसिंग रही हैं आज की गोष्ठी में। मैंने यहाँ डाला भी है कि जैसे कुछ जैसे रत्ना 5 ना ली जाए, बेशक 2 रत्ना ली जाए। तो आपने डाला है वो हम लोगों ने नोट कर लिया है। उसके अलावा मैं चाह रही थी कि जैसे शशिकांत जी ने सबसे शुरू में जो किया कला पक्ष, तो इस तरह से परसाई जी का कला पक्ष इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल हम लोग कई बार शायद हम सबको जरूरत है जो लिख रहे हैं नया, तो उसके कला पक्ष पर बहुत उनकी चर्चा, भाषा शैली, रूपक, मिथक, फैंटेसी, व्हाटएवर, उस पर हम बात करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। आज एक शुरुआत अच्छी रही और इसे और बेहतर करे जाने की जरूरत है। धन्यवाद। और कोई साथी? ठीक है, तो मधु जी से निवेदन है कि वो आज की जो गोष्ठी है उस पर आभार प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखें और फिर हम लोग इसको संपन्न करेंगे। आदरणीय मधु आचार्य। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे नेट की गड़बड़ के कारण कम जुड़ पाया, लेकिन अंत में शशि जी से सुना तो मुझे लगा कि मुझे गोष्ठी सुनना सार्थक हो गया, क्योंकि वास्तव में बहुत जरूरत है कि परसाई का नाम लेकर जीने वाले और परसाई के पद चिन्हों पर चलने वाले या परसाई के व्यंग के सिद्धांतों को मानने वाले, उस लाइन में खड़े होने वाले, उनकी पहचान होना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि केवल कह भर देना कि हम परसाई और शरद जोशी के वंशज हैं पर्याप्त नहीं है, वैसा लिखना और वैसा दिखना भी बहुत जरूरी होता है। शशि जी की बात मुझे बहुत प्रभावी लगी और कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं शशि जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग आज परसाई को खारिज करने की कोशिश करने में लगा हुआ है, और मैं बहुत बोल्डली कहता हूं कि ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। उस दौर में
अगर हमने अपनी विरासत को इस तरह से खराब होने दिया, जैसे देश में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ठीक उसी तरह अगर हमारे साहित्य में परसाई के अवदान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, विस्मृत किया गया, तो शायद हम सब उसके दोषी हो जाएंगे। हमें अपने स्तर पर इस तरह की साजिश का विरोध करना चाहिए और परसाई का फिर से, जैसे अभी व्यंग्यधारा ने मूल्यांकन शुरू किया है, वैसे शुरू करना चाहिए, ताकि परसाई के सिद्धांत, परसाई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, परसाई के व्यंग लेखन की बात कर रहा हूँ, उनके व्यंग की धारा की बात कर रहा हूँ, उसे स्थापित करना आज के युग की जरूरत है। और कम से कम मैं तो मानता हूं पिछले एक दशक से, तो जब से पूंजीवाद इतना हावी हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इतना दबाव बढ़ा है, उससे व्यक्ति इतना पीड़ित और शोषित हुआ है कि हमें फिर से परसाई युग को लाने की जरूरत है। इसलिए परसाई के मूल्यांकन का आज ये जो पूरा आयोजन किया गया, मैं इसके लिए आयोजक रमेश तिवारी जी, रमेश सैनी जी और शशि जी की बात का समर्थन करते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। और मित्रों, आप सबके सहयोग से व्यंग्यधारा निरंतर इस तरीके के नवीन संकल्पनाओं को साकार करने की कोशिश कर रही है, और ये हमारी जो रचनाओं पर केंद्रित आज पहली कड़ी थी, और आप सब यहाँ उपस्थित हुए। इस कड़ी को हम आगे निरंतर जारी रखेंगे, और हमारे जो साथी हमारे अनूप मणि जी और शशिकांत जी, जो लगातार हमें अपना सहयोग देते रहते हैं, और बाकी 3 साथी और बाकी आप सब जो हमारे व्यंग्यधारा समूह के हैं, और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस पूरी एक तरीके की जो रचनात्मक सहभागिता के साथ हम सफर बन के जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी मित्रों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आज का ये आयोजन यहाँ हम लोग संपन्न करते हैं। सुप्रिया जी, आप बहुत बहुत आभार। और हमारे जितने बहुत अच्छा लगा जी, हम लोगों को भी अच्छा लगा, और निरंतर हम लोग इस तरीके की कोशिश करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। और हम लोग ये आयोजन यहाँ संपन्न करते हैं, और अगले रविवार को फिर हम अपने नियमित कार्यक्रम में दोबारा जुड़ेंगे, और फिर लगातार हम इस तरीके की कोशिश अपनी जारी रखेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। एक अंतिम बात तिवारी जी, मधु आचार्य जी की बात पर कहना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि मूल्यांकन, और जो मैंने हालांकि डेजिटेशन ऑलरेडी लिखा है परसाई जी पर, और अब मैं जो ये कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, उसमें पहला ही प्रश्न ये था कि आप क्यों इस पर रिसर्च कर रही हैं, तो मैंने ये लिखा क्योंकि उसमें एक नया तो मूल्यांकन लोग कर रहे हैं, हालांकि उन पर पीएचडी जितनी होनी चाहिए उतनी पीएचडी नहीं हुई है। तो खैर, परसाई जी को तो मुझे हमेशा पढ़ते रहना बहुत अच्छा लगता है, हर बार एक नया आयाम मेरे सामने खुलता है। आज की गोष्ठी के लिए वाकई बहुत बहुत साधुवाद आप लोग। तो बहुत धन्यवाद मित्रों। हम अगले कार्यक्रम में फिर अगले रविवार आज ही के दिन और आज ही के समय दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी का। मिलेंगे हम लोग। नमस्कार, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। उत्तर कोशिश शुरू होती है।